देखो आज माइक नहीं है, बहुत तेज चिल्ला नहीं पाऊंगा है, तो सुन लो, खामोश रहना। इसमें चर्चा करेंगे ना बाद में, जो सॉल्यूशन बताया और सबका इसमें अच्छा है। सुनो ध्यान से, हम लोग इतिहास की बात कर रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग सांप्रदायिक पुरस्कार के ऊपर पहुंच चुके। आज का टॉपिक आपका यही है, और इसके अंदर जो हमें चर्चा करनी है बेसिकली वो चर्चा है भारत के अंदर होने वाले इलेक्शन से पहले कुछ राजनीतिक गतिविधियां क्रिएट है। ठीक है, चलो बात ना करो, देखो बार बार नहीं बोलूंगा, फ्लो मेरा टूटेगा। हाँ इसी से रिलेटेड है, हाँ मैं पूछ कि भारत में ब्रिटिश शासन ने भारत को एक नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विनाशता को दिया है ब्रिटिश शासन ने। मैं इस शासन की घोर निंदा करता हूँ, मैं इसको शासन को उखड़ने के माना हूँ, इसमें माना हूँ। मैं इसके लिए राजद्रोह के लिए तैयार हूँ। ये गांधी जी के एटीट्यूड है, तो राजद्रोह से इशू है यहाँ पे बेसिकली ये बात। किस परिप्रेक्ष्य में था और आज का जो राजद्रोह है, ठीक है मैं बता देखिए, राजद्रोह वाला ये जो इन्होंने स्टेटमेंट पूछा, नो डाउट इससे सबको फायदा है। अब देखो ये बात भी होती है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उससे सबको फायदा। कल मैं नहीं बता पाया, अब ये बात आ गई तो इससे सबको फायदा होगा। इन्होंने पूछा कि नमक सत्याग्रह चल रहा था, और नमक सत्याग्रह चलते समय गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बात बोली थी, और ये वो बोला था उन्होंने कि अंग्रेजों ने भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरीके से भारतीयों का नुकसान कर दिया है, और मैं इसके विरोध में हूँ, और इसके लिए अगर मुझे राजद्रोह भी करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। यहाँ समस्या राजद्रोह वर्ड से, राजद्रोह जो इशू आया है उससे एक समस्या है। अब देखिए राजद्रोह वर्ड की हुई उसके गांधी जी, मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि भारत के अंदर राजद्रोह के जो कानून बनाए जाते थे उस समय, वो कानून क्यों बनाए जाते थे कि जो लोग ब्रिटिश की मुखालफत करते थे या उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाते थे, ऐसे लोगों को वहां पे क्या करना रहता था, राजद्रोह को सामना करना पड़ता था, और उनके ऊपर मुकदमे चलते थे। राजद्रोह वर्ड का वहां पे जो प्रयोग किया जा रहा है वो देशद्रोही के लिए किया जा रहा है। देशद्रोही का मतलब अंग्रेजों ने अपने कानून में जो लिखा हुआ है उसका मतलब सीधा और साफ तौर पर यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो भी व्यक्ति खड़ा होगा उसको राजद्रोही बोल दिया जाए। ऐसा नहीं है कि नेशन के खिलाफ कोई खड़ा हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस है। आज का नेशन और तब के नेशन में एक फर्क है कि आज का नेशन और आज की सरकार दोनों भारतीय और भारत की परंपरा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तब का नेशन की अगर विचारधारा की बात करें, तब के नेशन की विचारधारा जो है वो ब्रिटिशर्स की है, और वहां पे जो पूरी सभ्यता चल रही है वो ब्रिटिशर्स की है, लेकिन रह कौन रहा है, भारतीय रह रहे हैं। अब भारतीयों को वहां पे आरोप ये झेलना पड़ता था कि हमें, हमारे ऊपर राजद्रोह के कानून लग जाएंगे अगर हम ब्रिटेन के अगेंस्ट में कुछ बोलेंगे। तो गांधी जी के अगेंस्ट में यहाँ पर मुकदमे चले, और वो मुकदमे ये चले थे कि आपने ब्रिटिशर्स कानून के खिलाफ में क्या करा है, यहाँ पे अपना आंदोलन शुरू किया। तो कोई भी अगर ब्रिटिश आंदोलन के अगेंस्ट में खड़ा होगा तो उसके खिलाफ तो राजद्रोह लगना ही। तो गांधी जी बोला लगा तो मेरे ऊपर राजद्रोह लगाना, लेकिन मैं ब्रिटिशर्स की मुखालफत करूंगा, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़ा होगा, क्योंकि मुझे चिंता यहाँ पे अपने भौतिक भविष्य को बचाने की है, सांस्कृतिक भविष्य को बचाने की है, और भारत के एक स्वराज को दिलाने की मेरे सामने एक चुनौती है। तो इसके लिए अगर आप मेरे ऊपर राजद्रोह भी चलाते हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, और मुझे राजद्रोह भी करना पड़े आपके अनुसार तो उस राजद्रोह के लिए भी मैं तैयार हूँ। ये इस स्टेटमेंट का मतलब, ठीक है। तब का राजद्रोह और आज के राजद्रोह से कभी कंपेयर मत कीजिएगा, दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। दोनों में एक फर्क। आज के समय का राजद्रोह का मतलब भी ये नहीं है कि आप सरकार के अगेंस्ट में कुछ बोलो तो राजद्रोह आपके ऊपर लग जाए, नहीं। आज के समय में भी ऐसा कुछ नहीं। सरकार के अगेंस्ट में कुछ बोलना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ कहना राजद्रोह कानून के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता। ना सरकार इसके बारे में कोई अधिनियम जारी करती है, ना फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको पूरी तरीके से इस बात की फ्रीडम भी दी गई है कि अगर आपको सरकार से क्वेश्चन करने करिए, फ्रीडम है, एकदम फ्रीडम, और हर कोई एक दूसरे के खिलाफ क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन हाँ, वहाँ पे एक मर्यादा का ध्यान रखना होता है। किसी को गाली गलौज कर दोगे, उल्टा सीधा बोल दोगे, तब तो एक मर्यादा कहीं ना कहीं टूट रही। उस मर्यादा का ध्यान में रखते हुए आप किसी से भी क्वेश्चन करें, कुछ भी करें, वरना मीडिया के ऊपर तो हर समय राजद्रोह चलता रहता है। नहीं चलता ना आज के समय में, क्यों नहीं चलता? मीडिया क्रॉस क्वेश्चन पूछती है सरकार से, और फिर यही काम होता है मीडिया का। तो जब वो क्रॉस क्वेश्चन पूछ रही है तो क्रॉस क्वेश्चन पूछने में किसी भी तरीके का कोई राजद्रोह नहीं। राजद्रोह सिर्फ वो गतिविधि है कि किसी दूसरे देश के साथ में मिलके या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में मिलके अपने देश को क्षति या हानि पहुंचाए।
ये है राजद्रोह का कानून, और इसी को राजद्रोह कहते हैं। भारत के लिए राजद्रोह की समस्या तब खड़ी हो जाएगी जब कोई भारतीय व्यक्ति पाकिस्तान के किसी व्यक्ति के साथ में मिलकर एक षड्यंत्र करे और उससे देश के किसी भी हिस्से का नुकसान हो जाए, ये राजद्रोह है ना, या किसी भी देश के साथ में, ये एग्जाम्पल दे दिया गया। तो ये राजद्रोह एक अलग वो मोटिव था गांधी जी का कि अंग्रेज मेरे ऊपर अगर राजद्रोह भी चला देते तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है किसी भी तरीके। ठीक है, क्लियर, आगे चले। ठीक, देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं सबको फायदा होता है, इससे अब इसको मेंस में लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। अच्छे क्वेश्चंस का जवाब देना चाहिए और अच्छे क्वेश्चन पे बात भी करनी चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सांप्रदायिक पंचांग की बात करने जा रहे हैं हम लोग। ये सांप्रदायिक पंचांग भारत के अंदर कब आया, क्यों आया, इसके पीछे की पहले पृष्ठभूमि जान लेते हैं। पृष्ठभूमि ये है इसके पीछे का, या बेस ये है कि आपको पता है भारत के अंदर इस समय गोलमेज सम्मेलन जैसी गतिविधियां चल रही। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन की गतिविधियों की अगर बात करें तो टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और उन तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर एक बात कॉमन थी, और वो बात क्या कॉमन थी कि भैया हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए दलितों के लिए। और ये बात कौन रख रहे हैं जाके, BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर इस बात को जाके रख रहे हैं। ठीक है, तो ये जब भी चुनौती अंग्रेजों के सामने आती थी तो अंग्रेज इस बात को लेके हमेशा समस्या में पड़ जाते थे कि हम लोग इनको सेपरेट इलेक्टोरेट अगर देते हैं तो एक तबका खुश, दूसरा तबका नाराज हो जाता है, तो इसको लेकर सोल्यूशन क्या निकाला जाए। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे एक बैठक रखी और उस बैठक में एक निस्तारण निकाला गया कि गांधी तो हमारे विरुद्ध में, गांधी तो विरोध में अंग्रेजों के इस समय 1932 का समय चल रहा है, तो गांधी तो विरोध में, तो ऐसा कोई ना कोई कानून बना दो कि गांधी तो विरोध में है। अगर कानून बना भी दो तो गांधी पे क्या फर्क पड़ना है, गांधी तो विरोध में ही रहेंगे। तो गांधी बिल्कुल पक्ष में नहीं थे कि दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन दिया जाए, एकदम पक्ष में नहीं थे। और अंबेडकर जी इस बात की डिमांड लगातार बार बार कर रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन लोगों को मिलना चाहिए। इसको लेके 1932 में इन्होंने क्या करा, एक मैकडोनल्ड अवार्ड पास कर दिया। मैकडोनल्ड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम मैकडोनल्ड था। उन्होंने वहाँ से एक पंचार्ट जारी किया और उस पंचार्ट में लिख दिया कि आज से भारत के अंदर हम लोग दलितों को पृथक निर्वाचन देते हैं। ठीक है, पृथक निर्वाचन की जब भी बात होती है तो वहाँ पे क्या बात आ जाती है, पृथक निर्वाचन दलितों के लिए देने का मतलब ये था कि कोई भी दलित कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर अगर खड़ा है तो उसको वोट देने का राइट सब किसका है, सिर्फ दलित का। सिर्फ दलित जनता ही दलित को वोट दे पाएगी और कोई जनता उसको वोट नहीं देगी, और उसी के हिसाब से उसका निर्वाचन तय होगा। ठीक है, अब दलितों के पास यहाँ से प्रॉफिट क्या होता, एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट, सिर्फ दलित को इलेक्शन में वोट देने का अधिकार, एक वोट तो ये मिल रहा है, और दूसरे वोट का एक अधिकार और मिल जाता था, जो भी जनरली आप किसी को भी अगर वोट देना चाहते हो, दूसरा वोट आप वो भी दे सकते हो। तो 2 तरीके के वोट यहाँ पे दलितों को मिल रहे हैं। और ऐसा पृथक निर्वाचन पहली बार नहीं हुआ, ये तो पहले भी हो चुका। कब देखा हम लोगों ने, जब भारत में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन 1909 में मिला था, और 1909 में इसको बढ़ा के सिख और ईसाइयों तक कर दिया गया था। तो 1932 में जब ये बात हुई थी कि मैकडोनल्ड अवार्ड भारत में क्यों जा रहा है, तो वो इसलिए जा रहा था कि दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट दे चुके, और इसके साथ साथ में भारत के मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट बरकरार रखा जाए, सिख को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, क्रिश्चियन को भी दिया जाए, और एंग्लो इंडियंस जो है उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। ठीक है, ये सारे के सारे जो सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन की प्रणाली है, ये पृथक निर्वाचन की प्रणाली के ऊपर काम किया गया, और भारत के अंदर एक सांप्रदायिक पुरस्कार भेज दिया गया। इसको पुरस्कार अंग्रेजों ने अपनी तरफ से बोला था कि अम्बेडकर हम बार बार हमारे पास आते हैं और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की डिमांड करते हैं, तो लो हम आपको क्या दे देते हैं, पुरस्कार दे देते हैं। ठीक है, अब भारत की एक जनता जो है वो बहुत खुश है, दलित लोग काफ़ी खुश हैं इस बात से कि भाई हमारे लिए पृथक निर्वाचन आ गया, एक समुदाय पूरा खुश है। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम मुस्लिम्स को भी नहीं है कि हमें मिला हुआ है तुम्हें भी मिल गया, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्रिश्चियंस को भी प्रॉब्लम नहीं है, सिख को भी नहीं है, एंग्लो इंडियंस को भी नहीं है। फिर समस्या है किसको, किसको समस्या है, समस्या है कांग्रेस को। और कांग्रेस के जो नेता हैं इस समय, अभी भी आप कह लो कि गांधी जी ही यहाँ के नेता हैं। ठीक है, गांधी जी ने ही इस बात को अभी भी सामने रख दिया कि पृथक निर्वाचन अगर भारत में दलितों को मिला तो उसकी हानि क्या होगी, नुकसान क्या होगा। भारत का हिंदू समुदाय अभी मेजोरिटी में है, क्लियर बात, हिंदू समुदाय है और मेजोरिटी के अंदर है। पृथक निर्वाचन क्या करेगा, हिंदू समुदाय में बंटवारा करेगा, जिसके अंदर पूरा का पूरा जनरल और ओबीसी एक तरफ चला जाएगा और दलित या फिर एससी या एसटी का विभाग एक तरफ चला जाएगा। इससे क्या होगा, हिंदुओं में एक बंटवारा हो जाएगा। और हमेशा इलेक्शंस तो छोड़ो, धर्म भी जब भी बात हुआ करेगी धर्म की, तो ये लोग इनको कभी अपने धर्म में काउंट नहीं करेंगे।
क्योंकि दलित हम में से हैं ही नहीं। और ये बंटवारा क्या करेगा, भारत को एक बड़ा नुकसान दे देगा। राजनीतिक तौर का बंटवारा धार्मिक कहीं ना कहीं बंटवारे की तरफ लेके जा रहा था। ये बात गांधी जी को भी दिख रही थी और गांधी जी ने इसी का विरोध करते हुए कांग्रेस को बोला कि हम किसी भी तरीके से इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। अब गांधी जी तो जेल में है, मैंने बताया था ना 1932 गांधी जी ने जब सेकेंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। कौन सी जेल में थे? यरबदा जेल में। ध्यान रखिएगा कौन सा जेल है, यरबदा जेल। पूछ लेता है कभी कभी, फैक्ट में आ जाता है। तो गांधी जी तो इस समय यरबदा जेल में, ठीक है। और गांधी जी अगर यरबदा जेल के अंदर हैं तो गांधी जी इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? गांधी जी के पास में एक ही तरीका था, कांग्रेस के कुछ लोगों से मिलना और उनके सामने अपनी बात रखना कि इस बिल को किसी भी तरीके से पास ना होने दिया जाए, वरना ये भारत में एक धर्म का विभाजन कर देगा। और धर्म का विभाजन क्या करेगा? देश के अंदर जो हम अपनी आज़ादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसमें अभी एक मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के नाते अलग हो चुका है। अब क्या हम दलितों को भी अलग कर दें? नहीं कर सकते। इस वजह से इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो गांधी जी ने क्या करा, कांग्रेस को बोलते हुए यहाँ पे कर दी जेल से हड़ताल। और ये कोई नॉर्मल हड़ताल नहीं थी, ये थी हंगर स्ट्राइक, ठीक है। और हंगर स्ट्राइक भी नॉर्मल नहीं थी, ये हंगर स्ट्राइक थी, ये खाना तब तक नहीं खाएंगे जब तक इनकी डेथ नहीं हो, ठीक है। मतलब जिसको आमरण अनशन बोला जाता है, ये वो अनशन था जब तक अपने प्राण नहीं त्याग देंगे तब तक अन्न या पानी का कोई दाना नहीं जाएगा शरीर में, ठीक है। ये गांधी जी ने यहाँ पे संकल्प लिया और इसका यही तरीका था इस पूरे के पूरे पंचायत को वापस करने का। कांग्रेस के सदस्यों के सामने ये बात आई, कांग्रेस के सदस्यों ने किस पे प्रेशर बनाया होगा? अम्बेडकर साहब को बनाया होगा कि भाई अम्बेडकर साहब देख लीजिए गांधी जी की जान खतरे में, इससे तो अगर ये पास हो गया तो इसकी वजह से बहुत बड़ा एक भारत को लॉस हो जाएगा। और इस सब का आरोप कहीं ना कहीं कहाँ जाएगा? अम्बेडकर जी पे ही जाता। क्यों? क्योंकि अम्बेडकर जी ने गांधी जी की बात नहीं मानी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान देश को हो गया, है ना, ये जाता। अब अम्बेडकर जी के ऊपर ये आरोप आएगा, इस बात को लेकर भारत के अंदर चर्चाएं आम हो गई और इस पे भी चर्चा हुई कि सेपरेट इलेक्टोरेट की कितनी ज़रूरत है, क्या एक्चुअल में ज़रूरत है भी इसकी या ज़रूरत नहीं है, या रिजर्वेशन से भी काम चलाया जा सकता है, ठीक है। तो भारत के बाद में जब ये चर्चा चली तो अम्बेडकर जी ने इस बात पे खुद इस बात को टिप्पणी दिया बाद में कि 1932 में वो किसी भी तरीके का सांप्रदायिक पंचायत एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और गांधी जी की बात यहाँ पे सत्य है और मैं गांधी जी के साथ समझौता करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या हुआ, गांधी जी के साथ इन्होंने समझौता करा और उस समझौते के अंदर एक समझौता ये हो गया कि किसी भी तरीके का कोई पृथक निर्वाचन दलितों को नहीं दिया जाएगा और अगर दलितों के लिए किसी भी तरीके के रिजर्वेशन की कोई चर्चा है तो कैसी चर्चा होगी? उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके बाद में क्या हुआ, दलितों की सीट भी बढ़ाई गई, दलितों के लिए रिजर्वेशन भी बढ़ाए गए, विधानसभा, विधानमंडल, केंद्रीय विधान परिषदें या गवर्नर जनरल की काउंसिल्स तक, इवन एजुकेशन तक में दलितों के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन प्रणाली शुरू कर दी, ठीक है। एक अच्छा ऑप्शन मिल गया जिससे किसी का नुकसान नहीं हुआ। गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा और तोड़ने के बाद में लगभग देश अब एक प्लेटफॉर्म पे आ चुका था। जहाँ एक बड़ा विभाजन हो सकता था वो यहाँ पे अगेन फिर एक समझदारी के साथ में उसको खत्म कर दिया, ठीक है। ये ऐसे ही कुछ समझदारी तुम लोग को दिखाने के लिए कह रहा हूँ, है ना। विभाजन क्रिएट करने से अच्छा समझदारी दिखाओ, ठीक है। आपसी विभाजन खतरनाक होता है, क्लास में सब लोग का एक माहौल होता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, जब साथ में एक साथ बैठे होते हैं तो आपस में मतभेद कभी नहीं होना चाहिए, उस मतभेद का बहुत ध्यान रखें, ठीक है। चलो उसके बाद में यहाँ पे देखिए, अब इस डेट को इम्पोर्टेंट तरीके से नोट कर लीजिए, 16 अगस्त 1932, ठीक है। इस अवार्ड को भारत के अंदर लाने की घोषणा की गई और ये घोषणा क्यों हुई थी? भारत में गोलमेज सम्मेलन को लेकर जो चर्चा शुरू हुई थी उस चर्चा के बाद में यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन पाया, ठीक है। अब गोलमेज सम्मेलन भी क्यों हुआ था ये तो कनेक्ट कर लोगे ना, साइमन कमीशन की वजह से हुआ था, ठीक है। साइमन कमीशन की वजह से गोलमेज सम्मेलन और गोलमेज सम्मेलन की वजह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सांप्रदायिक पंचायत या पुरस्कार जैसी चीज, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें नोट कर लो, इसको लिख लो और कमेटी का भी नाम लिख लो। कभी कभी सांप्रदायिक पंचायत की कमेटी भी पूछ लेता है कौन सी कमेटी है इसमें जिम्मेदार, इसलिए इसको समिति है जिसमें इसको भारत के अंदर लाया। अब इसमें टेक्स्ट लगा के लिखो, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन,
दूसरा पॉइंट इसमें लिख लो, पहला दलितों के लिए पृथक निर्वाचन, दूसरा पॉइंट इसमें लिख लो सिख मुस्लिम क्रिश्चियन और ईसाई, सिख मुस्लिम ईसाई एंग्लो भारतीय ये पृथक निर्वाचन को जारी रखा जाए, ये पृथक निर्वाचन को जारी रखा जाए। गांधी जी का विरोध, गांधी जी का विरोध, नर्मदा जेल में भूख हड़ताल, ऐसे ही बस शॉर्ट से नर्मदा जेल में भूख हड़ताल, नर्मदा जेल में भूख हड़ताल। मैंने पहला पॉइंट बोला कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन, दूसरा पॉइंट इसके अंदर मैंने बोला कि सिख मुस्लिम आंग्ल भारतीय और ईसाई इनके लिए पृथक निर्वाचन को जारी रखा जाएगा। तीसरा पॉइंट इसके अंदर मैंने बोला गांधी जी का विरोध, गांधी जी का विरोध और डैश लगा के लिख लेना यरवदा जेल में भूख हड़ताल, यरवदा जेल में भूख हड़ताल। ठीक है, एक पॉइंट और भी लिख लेना इसमें, मराठों के लिए भी पृथक निर्वाचन की प्रणाली, मराठों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली। अब देखो मराठा अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है ना, ऐसा कोई भी पॉइंट आप लोग इस बात को सोचोगे भी नहीं कि मराठों के लिए भी क्या पृथक निर्वाचन की बात हुई थी। यही क्वेश्चन यूपीएससी आपको डाल देगा सामने, है ना। दलितों को पढ़ लो, मुस्लिम्स को पढ़ लो, क्रिश्चियंस को पढ़ लो, लेकिन यहाँ पर मराठे भी हैं जिनको अलग से पृथक निर्वाचन की बात की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मराठों को पृथक निर्वाचन। ठीक, उसके बाद में प्रतिक्रिया लिख लीजिए। अब देखिए कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की, गांधी जी की या तमाम वर्गों की इसके अगेंस्ट में या फेवर में क्या प्रतिक्रिया। ठीक है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया, जैसे आपको पता है कांग्रेस ने इस पुरस्कार को मानने से पूर्ण रूप से मना कर दिया होगा और ये निर्णय रहा उनका कि हम इसको अस्वीकार करते हैं। ठीक है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया। राष्ट्रवादी दल की भी प्रतिक्रिया यही रही होगी, उन्होंने भी पूरी तरीके से दलित वर्ग को अलग से राजनीतिक इकाई नहीं माना कि दलित कोई धार्मिक रूप से अलग तो नहीं है, तो उनको अलग से सांप्रदायिक पुरस्कार देने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, गांधी जी की प्रतिक्रिया आप लोग ने लिखी ली कि गांधी जी इसको दलितों का अपमान मानते थे। उन्हें लगता था कि अगर दलितों को एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया तो ये दलित वर्ग जो है अब क्या होगा, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाएगा। मतलब अब लोग सब कहेंगे इनको दलित। अभी तक तो एक चीज है कि समान मानवता के तौर पर एक हिंदू वर्ड यूज हो जाता है कि ये कौन है, हिंदू है, लेकिन अब क्या होगा उसमें भी एक विभाजन क्रिएट कर देंगे। अब लोग बोलेंगे ये दलित ही है ना। तो इस शब्द को कहीं ना कहीं उन्होंने रोकने के लिए इस प्रणाली का विरोध किया था। तो गांधी जी की विचारधारा यहाँ पे ये थी कि ये प्रणाली क्या करेगी, अब दलित शब्द को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देगी, जो वो लगातार डिमांड कर रहे हैं भारत के अंदर कि हमें भाई सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। वो सेपरेट इलेक्टोरेट उन्हीं के लिए आगे चल के भारी पड़ जाएगा, जिससे हर कमेटी का या हर ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन उनके साथ में एक भेद रखने लगेगा, क्योंकि सब फिर भारत में अलग अलग डिमांड स्टार्ट कर देंगे इसके बेसिस पे। तो गांधी जी की विचारधारा ये थी, इसके लिए उन्होंने इसको, अम्बेडकर जी की विचारधारा पता ही है, उन्होंने इसका समर्थन किया और इसको वेलकम भी किया होगा। ठीक है, उन्होंने इस विचारधारा का वेलकम किया और सांप्रदायिक पंचायत के बारे में उन्होंने बोला भी कि भारत के लिए यहाँ पर जो भी ये प्रणाली आई है ये भारत के लिए राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, और गांधी जी की जो विचारधारा है उससे इन्होंने अपने आप को असहमत बताया था। ठीक है, और उन्होंने बोला कि गांधी जी मुसलमानों को तो अलग से पृथक निर्वाचन देने को तैयार है, सिखों को तो देने को तैयार है, ईसाइयों को देने को तैयार है, लेकिन उन्हें क्या समस्या है दलितों को देने में, है ना। तो वो उन्होंने इसके बाद में गांधी जी पे आरोप लगाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लिया था, इस अवार्ड को। ठीक है, लेकिन गांधी जी की विचारधारा आपको पता है, वो इस बोर्ड को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होने देना चाहते। ठीक है, चलो इसके बाद में पूना समझौता की तिथि लिखी 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932। ठीक है, सितंबर 1932।
ठीक है। अब देखो इसके प्रावधान क्या है, पुनः समझौते में तो आपको पता ही चल गया कि क्या हुआ होगा, गांधी की बात को मान लिया गया होगा और अंबेडकर जी ने बोल दिया होगा ठीक है दलितों को पृथक निर्वाचन नहीं चाहिए। लेकिन फिर दलितों को मिलेगा क्या? अगर दलितों को पृथक निर्वाचन नहीं मिल रहा है तो दलित अब क्या लेके जाएंगे यहाँ से? तो दलितों के लिए जो चीज़ें हुई थी उसमें उनके लिए रिजर्वेशन की प्रणाली शुरू हो गई, आरक्षित सीटें उनको दी जाएंगी। जो सीटें लगभग दलितों के लिए अभी तक 71 हुआ करती थी उनको बढ़ाकर विधानसभा में कितना कर दिया जाएगा या विधानमंडलों में 147 कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 18% जो भी जनसंख्या है उसको और बढ़ाकर केंद्रीय विधानमंडल में भी रख दिया जाएगा जो दलितों की होगी। तो रिजर्वेशन प्रणाली आप दे दो उन्हें, लेकिन अगर पृथक निर्वाचन की बात करोगे वो उनके लिए गलत हो जाएगा। अगर आपने अलग से निर्वाचन दे दिया, वो अलग से अगर आपने उनको पॉलिटिकल राइट्स दे दिए, रिजर्वेशन दे दिए, तो अभी वो एक बंटवारा नहीं है, किसी भी तरीके का पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे निर्वाचन प्रणाली अलग हो गई तो जैसे मुस्लिम अलग हो गए सारे आंदोलनों से, वैसे दलित भी हर जगह अलग अलग बटे हुए रहे। ठीक है, तो ये बात को नोट कर लो। यहाँ पे अलग से जो प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों को, प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों को, प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों को आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। 71 से बढ़ाकर 147, ये प्रांतों की बात है। ठीक है, और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटें 18% कर दी गई। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल में 18% कर दी गई। ठीक है, प्रांतीय विधानमंडल 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्र में कितनी कर दी गई है 147, 18% और बढ़ा दी गई, जितनी भी थी उससे 18% और बढ़ा दी गई। ठीक है, अब देखिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को ना एक्सेप्ट करके उसका एक ऑप्शन ढूंढा गया। ऑप्शन ये ढूंढा गया कि कमेटी बनेगी एक, किसके लिए? संयुक्त निर्वाचन मंडल जिसको हम लोग बोलेंगे। वो निर्वाचन मंडल क्या करेगा? कुछ दलित सदस्यों को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, और उन दलित सदस्यों को सेलेक्ट करने के लिए हम जो है राइट्स दे देंगे दलितों के अधिकार में कि आप कम से कम 8, 10, 12 जो भी है 4, 5, 6 उन दलितों को कलेक्ट कर लो, इकट्ठा कर लो, और उसके बाद में उन दलितों को वोट देने का अधिकार लगभग भारत के सब समुदाय को। ठीक है, ये एक अच्छा ऑप्शन था कि अभी सिर्फ दलितों को वोट कौन देता? दलित देते। लेकिन अब पृथक निर्वाचन मंडली यहाँ पे एक बन रही है। निर्वाचन मंडली क्या कर रही है? वो कुछ दलितों को कलेक्ट करेगी, 8-10 लीडर मान लिए कलेक्ट कर लिए या 4-5 लीडर कलेक्ट कर लिए और उन लीडर्स को चुनाव में उतार दिया। और बोला क्या कि जितनी पब्लिक है वो सारी पब्लिक मिलकर क्या करे? अब वोट करे। तो इससे क्या हुआ? हर पब्लिक दलितों के साथ में भी तो कनेक्ट रहेगी। कोई ऐसे नॉन दलित भी तो होंगे जो दलितों को वोट देंगे, ऐसा होंगे ना? वो चेहरा तो देखेंगे कि यार ये व्यक्ति कुछ समाज का सुधार कर सकता है। अगर वो सिर्फ दलित देख के वोट किया जाता तो सोचो कितना खराब होगा। आज की राजनीति में कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर देखने को मिल जाती है कि अगर कोई यादव खड़ा तो सिर्फ यादवों को वोट दिया जा रहा है, अगर कोई दलित खड़ा तो सिर्फ दलितों को वोट दिया जा रहा है, अगर कोई मुस्लिम खड़ा तो मुस्लिमों को, ब्राह्मण खड़ा है तो ब्राह्मणों को। ये चीज़ गंदी लगती है आज के समय में। और ये चीज़ सोचो उस समय इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई होती तो कितना बेकार होता आज के समय में। इस वजह से गांधी जी ने इस बात का विरोध किया था। तो अब एक अच्छा ऑप्शन क्या मिला? एक निर्वाचन मंडली बने, 5 से 6 या 4-5 लोगों का सिलेक्शन कर ले और अब पूरा देश मिलके क्या करे? उनको वोट करे। ठीक है, अच्छा ऑप्शन है। तो दूसरा पॉइंट इसके अंदर यही। ठीक है, लिख लो इसको, ऐसे करके लिख लो, पूरा मत लिख लेना। ठीक है, संयुक्त निर्वाचन मंडली, संयुक्त निर्वाचन मंडली संयुक्त निर्वाचन मंडली 4 उम्मीदवारों का चयन करेगी, 4 उम्मीदवारों का चयन करेगी। चार उम्मीदवारों का चयन करेगी। वो चार उम्मीदवार सामान्य चुनाव प्रणाली का भाग होंगे, सामान्य चुनाव प्रणाली का भाग होंगे। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल सा है। सामान्य चुनाव प्रणाली का भाग होंगे।
है, बाकी सब कुछ ऐसी चीज़ें। और दूसरी चीज़ एक ये कर दी गई थी कि शैक्षिक अनुदान, मतलब शिक्षा को लेके दलितों को अलग से ग्रांट्स दे दिए जाएंगे, कुछ अलग से उन्हें एड दे दिया जाएगा, हेल्प दे दी जाएगी, जिसके बेसिस पे उनकी मदद होती जाएगी। ठीक है, तो अगर पिछड़े हुए हैं तो पिछड़े होने का एक अच्छा तरीका है आप उनकी मदद कर दो। ठीक है, शैक्षिक तौर पर उनको आगे बढ़ा दो, मजबूत कर दो, वहाँ उनको थोड़ा रिजर्वेशन बढ़ा दो, तो शैक्षिक अनुदान भी यहाँ पे देना घोषित किया गया था। तो पॉइंट लिख लो एक और इसमें, शैक्षिक अनुदान दलितों के लिए, शैक्षिक अनुदान दलितों के लिए प्रदान किए जाए, प्रदान किए जाए। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये सब जो चुनावी बवाल हुआ भारत के अंदर, है ना, पृथक निर्वाचन वगैरह जो भी चीज़ें हुई, उसके बाद में एक बड़ा डिफरेंस भारत के अंदर आना ही था, और वो डिफरेंस था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, और 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत के अंदर एक चीज़ की घोषणा कर दिया कि, और वो घोषणा क्या थी कि भारत के अंदर हम संवैधानिक सुधार लेकर आ रहे हैं और भारत को संविधान बनाने की प्रक्रिया की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरा लॉ बन के कहाँ पे आ रहा है? लंदन से बन के आ रहा है। ऐसा तो नहीं भारत में बैठ के 35 का अधिनियम पूरा बना लिया गया, भारतीय सदस्यों को मिला लिया गया और भारतीयों ने सब मिलकर अपना संविधान बनाना शुरू कर दिया। विरोध तो अभी भी हो, है ना, क्योंकि अभी भी भारतीय किसी चीज़ में इसमें भाग नहीं बन रहे। तो 1935 का अधिनियम जो आया था कुछ बातों को सोचते हुए आया था। अब वो कुछ बातें ध्यान रखो, जैसे पहली चीज़ ये आई थी कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों से एक भरोसा दिलाया गया था, हम भारतीयों को एक ऐसा अधिनियम देने वाले हैं जो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया लागू करेगा। पहला कहाँ पे बात हो गई? गोलमेज सम्मेलन। बोलो कहाँ खोए हुए हो? आ जाओ क्लास में, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, 1935 के अधिनियम को पहला मुद्दा क्या था? साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन के बेसिस पे कहीं ना कहीं उसको लाया गया। दूसरा मुद्दा गोलमेज सम्मेलन, मान लेते हैं हम लोग गोलमेज सम्मेलन के बेसिस पे लाया होगा। और 1935 के अंदर भारत या विश्व के अंदर एक समस्या उत्पन्न हो रही थी और वो लगभग पूरे विश्व को दिखना शुरू हो गया था। इस समय काफी तेजी से हिटलर जो है वो क्या कर रहा था? सभी प्रांतों पे कंट्रोल कर रहा था। मतलब जर्मनी से वो क्या कर रहा था? इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को अपना लिया था और हर जगह साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता घूम रहा था। तो एक बात तो निर्धारित हो चुकी थी, कोई ना कोई युद्ध होने वाला है ना। तो आशंका थी यहाँ ब्रिटेन को कि भारत में विश्व युद्ध होना, भारत के लोगों को विश्व युद्ध में लेके आना है। और भारत के लोग विश्व युद्ध में कैसे आएंगे? जब हम उनको एक अच्छा ऑफर दे दें, और वो एक अच्छा ऑफर 1935 का अधिनियम, है ना। तो एक आशंका थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, उससे पहले हम भारतीयों को लालच दे देते हैं जिससे भारतीय हमारे फेवर में पहले ही आ जाए। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम ने क्या करा? यहाँ पे एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पे लाया। ठीक है, तो जो भी भारत के लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी फेवरिज्म दिखता है, उसके पीछे एक कारण क्या माना जाता है? 1935 के अधिनियम को माना जाता है। ठीक, अब देखिए 1935 का अधिनियम भारत के अंदर आया, उद्देश्य क्या था इसका? भारत सरकार जो भी बनेगी, भारत के अंदर जो भी सरकार बनेगी, उसके लिए अधिनियम पारित करना और भारत का संवैधानिक विकास करना। ठीक है, इसका बहुत डिटेल डिस्कशन पॉलिटी में है। ठीक है, अब पॉलिटी जिससे भी पढ़ना हो पढ़ा देंगे। ठीक है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल उसके अंदर जो भी अधिनियम है, उस अधिनियम के अंदर साफ तौर पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और अधिनियम की सारी विशेषताएं पॉलिटी से इन्फ्लुएंस है। बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है 1935 का अधिनियम पॉलिटी में, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंसेस कुछ जरूरी है, उनकी चर्चा जरूर करेंगे हम लोग। जैसे अगर इसको बात करें तो सीधा ये ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत था, मतलब ब्रिटेन के ही नियंत्रण में इसको लाया गया था और ब्रिटेन ही इसके ऊपर पूर्ण रूप से काबिज था। भारतीयों को इसमें कोई अधिकार अभी नहीं है कि वो किसी लॉ में परिवर्तन कर सके। ठीक है, अगली चीज, यूनाइटेड किंगडम की संसद ने ही इसको पारित किया। ऐसा कुछ नहीं भारत में विधानमंडल, विधानसभा, केंद्रीय परिषद, इस सब में इसकी कोई चर्चा हो रही हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कहाँ पारित हो रहा है? यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, इसको स्वीकृति कब मिली है? 24 जुलाई 1935 को, और ये भारत में लागू कब हो गया था? 1 अप्रैल 1937 में। ठीक है, 35 का आया हुआ अधिनियम 35 में ही लागू नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखना। कब लागू हुआ? 37 में लागू हुआ। तभी भारत के अंदर 37 में इलेक्शन हुए, इस वजह से। ठीक है, अभी इलेक्शंस पढ़ेंगे इस वजह से। ठीक है, स्थिति क्या है आज के समय में? इसको निरस्त कर दिया गया। आज के समय में 1935 का अधिनियम हमारे देश में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 1950 में जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण रूप से अडॉप्ट किया था, तब हमने इसको निरस्त कर दिया।
ठीक है। अब संविधान में इसके तत्व बहुत सारे ले लिए गए, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन 35 के अधिनियम की पूरी श्रृंखला समाप्त कर दी गई, ठीक। अब अंग्रेजों के बनाए हुए कोई कानून भारत में चलते हैं? आईपीसी अभी चल रही है, खत्म हो गई, तो खत्म हो गई ना, रिपील कर दी गई ना उसको। कोई और कानून जो भारत में चलते हैं अंग्रेजों के बनाए हुए? आईपीसी सीआरपीसी तो अभी रिसेंट में ही खत्म हो गया। जमींदारी उन्मूलन तो बहुत पहले खत्म हो चुका है, वो भी कोई सिस्टम नहीं बचा है। उपाधियों का रिलेशन जो भी था वो भी खत्म कर दिया गया, कोई उपाधि किसी तरीके का ग्रांट कुछ नहीं। तो अंग्रेजों का बनाया हुआ शिक्षा का विस्तार, उससे रिलेटेड अधिनियम, ऐसे कोई अधिनियम भारत में है क्या? हाँ, शिक्षा का विस्तार या शिक्षा से विस्तारित नीति, कोई भी ऐसी नीति अंग्रेजों की बनाई हुई भारत में है? विश्वविद्यालय अधिनियम भी चेंज हो गया, वो नहीं। अब अपनी यूनिवर्सिटी सबने अपने अपने अधिनियम बना लिए, कुछ नहीं। पुलिस आयोग सुना, पुलिस कमीशन सुना, पुलिस आयोग पुलिस कमीशन, मैंने बताया था आपको कि एक रिपोर्ट आई थी कुछ समय पहले 1904 में, जब हम लोग उसकी बात कर रहे थे, है ना। 2 में रिपोर्ट प्रेजेंट की गई, 4 में पारित हो गई थी पूरी तरीके से। और वहाँ पे स्ट्रेची कमीशन एक आया था, और वो कमीशन भारत के अंदर पुलिस आयोग की नियुक्ति करता था। और वो पुलिस आयोग की नियुक्ति एसपी की पोस्ट होगी, दरोगा की पोस्ट होगी, ये तमाम पोस्ट, और उनको कितनी छुट्टियाँ निर्धारित की जाएंगी, ये सब अभी भी वैसे ही जैसे पहले चला करता था। तो पुलिस अधिनियम अभी भी वैसा ही चलता है। कभी आज के समय में इसको बदलाव को लेकर बात बहुत चलती है, लेकिन अभी नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें परिवर्तित जरूर हुई है, लेकिन आज भी कुछ ना कुछ चीज़ें भारत में जैसी की वैसे ही चल रही। रेलवे के अधिनियम बहुत सारे अभी वैसे ही हैं, जैसे उस समय में चला करते थे, वो अभी भी वैसे ही चल रहा है ना। तो ये अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण रूप से सभी चीज़ों का निस्तारण हो गया, नहीं। अभी भी कुछ लॉज हैं जो अंग्रेजों के अभी भी पारित किए हुए फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए, ये सब तो मैंने बता दिया अधिनियम आया कि अधिनियम की विशेषता क्या थी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे शक्तियों के विभाजन की बात हुई थी 1935 के अधिनियम में। पॉलिटी में डिटेल में पढ़ोगे, फिर भी मैं इसका आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ अधिनियम के अंदर केंद्र और प्रांतों की शक्तियों के बंटवारे की बात की गई। केंद्र और प्रांतों के बीच के बंटवारे की बात क्यों आई? क्योंकि हम लोग अभी साइमन कमीशन में एक बात देखे थे, और उससे पहले हमने ये भी देखा कि भारत में नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के फॉर्मूले में भी ये बात की जा रही है कि केंद्र और प्रांतों को अलग अलग शक्तियां होनी चाहिए। लेकिन नेहरू रिपोर्ट क्या कहती थी? केंद्र को ज्यादा पावर होनी चाहिए, प्रांतों को कम होनी चाहिए। जिन्ना क्या बोलता था? केंद्र को कम पावर होना चाहिए, प्रांतों को ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसके निस्तारण के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? हम बंटवारा ही कर देते हैं, केंद्र अपनी सारी शक्तियां रखेगा, प्रांत अपनी सारी शक्तियां रखेगा। तो इनके बीच में एक बंटवारा हो गया। अब केंद्र और शक्तियों के बीच के बंटवारे के लिए सूचियां बनानी पड़ेंगी, सबको अलग अलग सब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे। किसी को रेलवे देना पड़ेगा, किसी को शिक्षा देना पड़ेगा, किसी को ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा। तो ये विभागों का विभाजन कैसे होगा? सूचियां दे दो। तो केंद्र की सूची, संघीय सूची अलग चली गई, जिसमें बड़े बड़े सब्जेक्ट, जैसे राज्य की अगर आर्मी का मसला है, देश की किसी भी तरीके की सिक्योरिटी का मसला है, वो केंद्र के पास चला जाएगा, ठीक है। और अगर प्रांतीय सूची है तो भाई ये जो शिक्षा का मसला है, छोटा मोटा मसला, वो सब प्रांतों को दे दो, कोई मसला नहीं, ठीक है। संवर्ती सूची दोनों के लिए। अगर कोई बाई चांस ऐसा मुद्दा सडन क्रिएट हो गया कि जिसमें ना तो केंद्र के डिसीजन लेने की पावर है, ना प्रांतों के, हमें पता ही नहीं है ऐसा मुद्दा क्रिएट हो सकता है, लेकिन इन फ्यूचर हो गया मान लिया, तो इस पे डिसीजन कौन लेगा? इस पे डिसीजन लेंगे दोनों मिलकर, ठीक है, केंद्र और प्रांत, और दोनों की सहमति से जो आएगा वो डिसीजन ले लिया जाएगा, ठीक है। अभी आज के समय में क्या ये है? बिल्कुल है। तीसरी वाली संवर्ती सूची में ऐसा ही है, कुछ सेम है, ऐसा ही है, पक्का। तीसरा वाला संवर्ती सूची तो है, लेकिन संवर्ती सूची में मैंने कुछ बताया, दोनों को शक्तियां लेने का बराबर अधिकार है, मतलब अपनी अपनी शक्तियों के हिसाब से जिसको जो चाहिए वो डिसीजन ले सकता है। क्या आज भी संवर्ती सूची ऐसे ही? हाँ, एग्जैक्टली यही पूछना चाह रहा हूँ मैं कि अगर किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो आज के समय में प्रावधान है कि केंद्र की मानी जाएगी, है ना। अच्छा, ठीक है, अच्छा तो पढ़ाया अभिषेक सर 1935। देखो उसके बाद में विशेषताएं क्या है? विशेषताओं की बात अगर करें तो इसके अंदर ये तमाम जो टर्मिनोलॉजीज आप देख रहे हो, ये सब इस 1935 के अधिनियम का पार्ट है, ठीक है। क्या क्या इसमें परिवर्तन लाए गए थे? जैसे पहला परिवर्तन है प्रांतीय स्वायत्तता। अभी आपने देखा कि केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का विभाजन होगा, और प्रांतों की शक्तियों के विभाजन का मतलब प्रांत को फ्रीडम मिल गई, प्रांत को एक अच्छी फ्रीडम मिल चुकी है। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रांतीय स्वायत्तता हो गई अब प्रांतों के लिए। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन लग जाएगा। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? डायरकी किसको बोलते हैं?
द्वैध शासन में क्या होता है? जब भी डुअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन की बात होती है शासन का संचालन दो स्तरों से होगा। वो स्तर क्या है? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। उस रेगुलेटिंग एक्ट में द्वैध शासन की प्रणाली को सबसे पहले लाया गया था, है ना? याद होगा आप लोग को कुछ ना कुछ, है? और नहीं याद होगा तो एक एक्स्ट्रा क्लास में भी तो एक्ट बचे हुए हैं, उसको पढ़ाना ही आपको। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में द्वैध शासन की प्रणाली लाई गई पहली बार भारत के अंदर, और उसके अंदर बोला गया कि प्रशासन दो तरीके से चलेगा देश के अंदर। बंगाल के अंदर हुआ था लागू ये पहली बार। बोले कैसे चलेगा? तो इस समय का द्वैध शासन समझ लो, आज का द्वैध शासन समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद इस समय में बोला गया कि भाई देखो ये तो है डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट के अंतर्गत दो सब्जेक्ट आते हैं, एक सब्जेक्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन और एक सब्जेक्ट होता है निजामत। ऐसे ही होता सही लिखा है? प्रिंसिपल से रहें, बताओ। निजामत को ही एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ये जो है यहाँ पे लिखा जाता है रेवेन्यू, मतलब बोला जाए राजस्व, ठीक है? दूसरा सब्जेक्ट क्या होता है? रेवेन्यू या राजस्व, ठीक है? लिख के काट दिया इसलिए जिससे तुम लोग को याद हो जाएगा। कटा हुआ था निजामत, वहाँ का पार्ट नहीं है, ठीक? देखो, एक तरफ आ गया एडमिनिस्ट्रेशन और एक तरफ आ गया रेवेन्यू। सरकार चलती है दो तरीके से। एक सरकार के चलाने का तरीका है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा संभाल ले कोई, पॉलिटिकल पावर जिसके हाथ में हो, राजनीतिक शक्तियां सारी की सारी जिसके पास में हो, वो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। इस समय राजनीतिक शक्तियां किसके पास में रही होंगी? बंगाल के हाथ में। मतलब जो भी यहाँ पे नवाब रहा होगा उसके हाथ में राजनीतिक शक्तियां दे दो। अंग्रेज लालची थे, उन्हें तो पैसे से मतलब था। राजस्व का मतलब पैसा होता है, मनी से। तो राजस्व प्राप्त करने का मतलब हो गया टैक्सेस को प्राप्त करना। तो जितने भी टैक्सेस का कलेक्शन होता था ये सब किसके पास होता था? यहाँ पे ये इंग्लिश के पास होता था या ब्रिटिशर्स के पास होता था। तो जब भी डुअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन उसको बोलते हैं, जब दो तरीके की गवर्नमेंट में बंटवारा कर दिया जाए, एक गवर्नमेंट बोल दिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी, एक बोल दिया जाए क्या? राजस्व संभालेगी, ठीक है? अब केंद्र में द्वैध शासन लग रहा है, देखो प्रांतों में नहीं लगाया गया, कहाँ? केंद्र में लगाया गया। मतलब दो सब्जेक्ट्स का बंटवारा किया गया यहाँ पे। एक बोला गया एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा पूरा का पूरा, एक बोला राजस्व संभालेगा पूरा का पूरा। अब मुझे बताओ यहाँ केंद्र के अंदर इस समय 1935 में अंग्रेजों का क्या इस समय लॉजिक रहा होगा? क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे या रेवेन्यू संभालेंगे? ये समझ आ गया ना मैंने जो बताया 1773 वाला? तो उस 73 के हिसाब से आप 35 में बताओ। बहुत समय बदल गया है ना, बहुत समय बदल चुका है। और इस बदले हुए समय में 150 साल से ज्यादा हो गया। अब अंग्रेज क्या चुनेंगे? क्या राजनीतिक अधिकार चुनेंगे या फिर राजस्व का अधिकार चुनेंगे? राजस्व चुनेंगे, राजनीतिक नहीं चुनेंगे। और कोई राजनीति चुनेंगे, राजस्व नहीं चुनेंगे। अच्छा ठीक है। और अगर जो नहीं चुनेंगे वो देंगे किसको? जैसे राजनीति अगर आपने बोला नहीं चुनेंगे, राजस्व चुनेंगे, तो राजनीतिक अधिकार किसको देंगे? 1935 के अंदर जो है 7-8 जो विधानसभा के लोगों का ऑर्डर हो गया, उसमें भारतीयों को मिल गया, भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिल गया था, उस बेसिस पे कह रहा हूँ, ठीक है? प्रतिनिधित्व मिला है ना, शासन थोड़ी मिला है। प्रतिनिधित्व तो बहुत पहले से मिल रहा था, इस समय थोड़ा बढ़ा दिया गया, प्रतिनिधित्व और बढ़ के मिल गया, शासन थोड़ी मिला। उस बेसिस पे बताओ। एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं मिला इनको अंग्रेजों को, तो आपके हिसाब से राजस्व मिलना चाहिए, रेवेन्यू मिल जाना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है? तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे वाइसराय क्या झक मार रहा है? उसकी संख्या कम कर दी गई। बहुत तेज हो रहा है। तो अगर यहाँ पे वाइसराय बैठा है तो राजनीतिक शक्तियां तो उसी के हाथ में ना, प्रशासनिक कंट्रोल तो पूरा का पूरा वही कर रहा है ना केंद्र के अंदर। अब केंद्र में अगर द्वैध शासन लागू किया गया, मैंने कहा शक्तियों के बंटवारे की बात हो रही है, तो वाइसराय बैठा हुआ, वाइसराय के हाथ में प्रशासन है। चलो इधर आ जाओ, इसका मतलब फिर राजस्व नहीं होगा इनके हाथों में। इसका मतलब यही हुआ ना, राजस्व इनके हाथों में नहीं होगा, यही बात हुई ना। तो राजस्व ना होने का मतलब फिर ये लोग टैक्सेस कहाँ से लेते थे, कलेक्शंस कहाँ से करते थे? अगर भारतीयों को राजस्व का अधिकार दे दिया होता उस समय, तो भारतीय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन चलाते ही क्यों? कह देते टैक्स बंद करो। टैक्स क्यों बंद करवाते? अंग्रेजों को दिया हो। बताओ
समझ आई बात कुछ नहीं या कंफ्यूज हो रहा हूँ? नवाबों जमींदारों से, नवाबों का ज़माना गुजर गया, अब नहीं है। अब रजवाड़े हैं जिनको राजशाही वंश बोला जाता था, प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं, और प्रिंसली स्टेट से तो इनका बिल्कुल बढ़िया वाला संबंध था, उनके साथ में किसी भी तरीके का कोई कानून का उल्लंघन नहीं होता था। भारतीयों को परेशान करते थे ये जो ब्रिटेन इंडिया के अंदर रहते थे। अगर मैं बोलूँ दोनों सब्जेक्ट ब्रिटिशर्स के पास में है तो आपको कोई दिक्कत है तो बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे? केंद्र में द्वैध शासन लगने का मतलब क्या ये हो गया कि सारी शक्तियां उन्होंने बांट के भारतीयों को दे दी? मैंने तो ऑप्शन कुछ भी दिया हो, आप लोग की तो विचारधारा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आप लोग क्या सोच रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू दो सब्जेक्ट हैं अलग अलग, और इस समय आपको ये बहुत अच्छे से पता, वाइसराय भी होता है और टैक्स का सारा कलेक्शन भी अंग्रेज करते हैं। तो केंद्र में द्वैध शासन लग जाए चाहे प्रांतों में लग जाए, कुछ भी हो जाए, शक्तियां तो सारी अंग्रेजों के पास में है ना। तो यहाँ केंद्र में द्वैध शासन का फिर मतलब क्या है जब शक्तियों के बंटवारे की बात हो रही है? केंद्र में द्वैध शासन का मतलब ये है कि भैया आप क्या करेंगे, हम करेंगे इस समय में हाउसेस बना देंगे। क्या करेंगे? हाउसेस बना देंगे। हाउसेस का मतलब ये हो गया जो आज के समय में आपने पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये लोग क्या करते थे, लोकसभा और राज्यसभा में बंटवारा कर देते थे। बोले एक हाउस ऐसा बनाएंगे जिस हाउस में सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल देंगे, एक हाउस ऐसा बनाएंगे जिसमें सिर्फ रेवेन्यू का कंट्रोल देंगे। तो दो हाउसेस का बंटवारा कर रहा है। शक्तियों का बंटवारा भारतीय और अंग्रेजों में नहीं हो रहा है ना। अभी उस सोच को और समझ को विकसित करो थोड़ा। 1935 में कैसे ट्रांसफर कर देंगे पावर सारे के साथ? इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसलिए पूछा गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीयों को शक्तियाँ ट्रांसफर कर दी गई, हाँ शक्तियों को बढ़ा दिया गया, वो बात कह सकते हो। विधानमंडलों में सीटें बढ़ा दी गई कह सकते हो, विधान परिषदों में या फिर केंद्र के अंदर सीटों को बढ़ा दिया गया और भारतीयों को ज्यादा सीटें देने लगे, ये बात बिल्कुल उचित है कहना। लेकिन क्या शक्तियां ट्रांसफर कर दी? क्या वाइसराय खुद भारतीय बैठने लगा था? नहीं बैठा ना। क्या राजस्व की पूरी प्रणाली भारतीय किसी अधिकार में कांग्रेस को मिल गई? नहीं मिली ना। तो इसका मतलब शक्तियों का तो जो वास्तविक कंट्रोल है वो भी अंग्रेजों के पास में, बस डिवीजन यहाँ पे किया जाए, ठीक है। इस सोच को थोड़ा सा विकसित करो, सब नहीं करवा पाएंगे, मैं ही करवा सकता हूँ, ठीक है। द्विसदनीय विधानमंडल, इसके बाद में 2 सदन का विधानमंडल। और विधानमंडल की जब बात हो रही है तो कहाँ पे हो रही होगी? केंद्र में या प्रांतों में? हाँ प्रांतों में हो रही होगी विधानमंडल की बात, केंद्र में किसकी बात होती है? सब चेक कर रहा हूँ कितनी पॉलिटी पढ़ी तुमने, आज सब चेक होगा। हाँ विधानमंडल, यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल की अगर बात हो रही है तो ये प्रांतों में हो रही है या फिर केंद्र में? प्रांतों में हो रही है। हाँ तो बोलो ना इस बात को, ठीक है। पढ़िए पॉलिटी, आवाज़ ही नहीं आ रही, माइक लगा के बैठा करो। अब उसके बाद में संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय मतलब एक कोर्ट होगा और एक कोर्ट के अधीन सारी शक्तियाँ होंगी। ये संघीय न्यायालय अभी इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा इस पे विचार किया जाएगा, लेकिन अब एक संघीय न्यायालय बना दिया 1935 में। अब सुप्रीम कोर्ट आपका बन चुका है। अभी तक हाई कोर्ट होते थे जगह जगह पे, हम लोग देख चुके हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ऐसी जगहों पे हाई कोर्ट जरूर होते थे। और इनके पास में प्रांतों के सबसे ज़्यादा पावर्स हुआ करते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय कुछ प्रांत बटे थे, कुछ प्रांत के अंदर कोई प्रांत आया करते थे। जैसे मैंने बताया बॉम्बे था, अब बॉम्बे प्रांत के अंदर जम्मू भी आता था, लाहौर भी आता था, या फिर NWFP का पूरा इलाका आता था। तो बॉम्बे का हाई कोर्ट सारी शक्तियां अपने अंदर रखता था इस पूरे इलाके, है ना। अब ऐसा ही एक मद्रास में भी था, वो साउथ की पूरी शक्तियां अपने अंदर रखता था। ऐसा ही क्या था एक, फिर हमने देखा कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर भी वो सारी शक्तियां पूर्ण की अपने पास में रखता था। 3 हाई कोर्ट, तीनों में कोई हस्तक्षेप एक दूसरे में नहीं करता था, अलग अलग शक्तियां। ये बन गया देश का एक सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा न्यायालय देश के अंदर बन गया। और तीनों न्यायालय जो अलग अलग थे उन सबको इसके अधीन कर दिया गया। तो एक न्यायालय 1935 में बना जो आज तक काबिज है, ठीक। भारतीय परिषद, इंडियन काउंसिल बन गई। इंडियन काउंसिल क्या पहले नहीं थी? इंडियन काउंसिल पहले से, लेकिन इसमें सारे जो सदस्य होते थे वो कौन होते थे? अंग्रेज, ब्रिटिशर। अब इसमें सदस्य कौन होंगे? भारतीय परिषद मतलब सारे सदस्य कौन होंगे? और परिषदों को बनाने का मतलब ये होता था, ये परिषद यहाँ पे बैठ के डिस्कशन करती थी और इस डिस्कशन के बाद में क्या होता था, ये अपनी बात को आगे विधानमंडल में रखते थे और वो अपनी बात को ऊपर केंद्र में रखते थे और केंद्र से बात जाती थी कहाँ पे? ये लंदन में चली जाती थी, संसद में चली जाते थे। उसके लिए बनाई गई थी ये काउंसिल, जिसमें सारे भारतीय सदस्य रहा करते थे।
ठीक है। तो ये परिषद बन गई। मताधिकार, भारतीयों को अधिकार मिल गया कि अब वो वोट कर सकते हैं, वोटिंग राइट्स मिल गया, ठीक है। अभी तक वोट करने का अधिकार भारतीयों को नहीं था। अब मुझे ये बताओ, क्या इस समय फीमेल को, विमेन को वोट करने का अधिकार मिला? नहीं था। दलित को वोट करने का अधिकार था? अभी प्रथम निर्वाचन प्रणाली धीरे से गला चीर के पढ़वाया, उसमें बोल रहा हूँ तुम लोग को बार बार कि उसी के लिए तो सारी जद्दोजहद चल रही है कि दलितों को वोटिंग के अधिकार मिल जाए किसी तरीके से, है ना। तो ये दलितों को अधिकार यहाँ पे मिल गए, है ना। कोई ऐसा कम्युनल एंगल यहाँ क्रिएट ही नहीं किया जाएगा। विमेन इसलिए पूछा आपसे क्योंकि महिलाओं को वोटिंग अधिकार इस समय नहीं है। फिर किसको वोटिंग अधिकार है? शिक्षित वर्ग को वोटिंग अधिकार था, चलो एक ठीक है। और हाँ, महिलाओं को छोड़ के सभी वर्ग, ये बात सही है, इसी पे कंक्लूड कर दें। तो फिर किसको और नहीं, और किसको नहीं था? अगर फीमेल को नहीं था तो और किसको? कहना बच्चों को नहीं था सर 18 साल। हाँ एग्जैक्टली, बता वही पूछ रहा है ना। जो अनएजुकेटेड है उनको वोटिंग अधिकार नहीं है ना। किसानों को अधिकार नहीं है वोट देने का, किसान वोट नहीं दे सकता अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है ना। किसानों को नहीं, फिर किसको मिल जाएगा इनकी जगह? जमींदार, ठीक है। जमींदारों को वोटिंग अधिकार मिल जाएगा। वोटिंग अधिकार हर उस पक्ष को दिया गया था जो भारत में शिक्षित था, या फिर ऊंचे तबकों पे वर्गीकरण के हिसाब से हो, या फिर पैसे के हिसाब से हो। जैसे जमींदार रिच थे, इस वजह से साहूकार जमींदारों को उस वजह से अधिकार मिल गया। और दूसरी तरफ दिखाया जाए तो ब्राह्मण वर्गीकरण में ऊपर है, ठाकुर वर्गीकरण में ऊपर है, इस वजह से उनको सबको एक अधिकार मिल गया होगा सारा का सारा। अधिकार फिर छीने किससे गए? महिलाओं को नीचे देखा जाता था, उन्हें वर्गीकरण में नीचे रखा जाता था, तो महिलाओं को वर्गीकरण के बेसिस पे अधिकार नहीं दिया। और इस समय चौंकने वाली बात नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं, ठीक है। दुनिया भर में अधिकार महिलाओं को वोट के दिए ही नहीं जाते थे, और उसके पीछे कारण है, उसको लेकर भी एक बड़ी मुहिम चली है ना, तब जाके महिलाओं को वोटिंग अधिकार मिले, ठीक। उसको लेकर भी एक अलग पूरा का पूरा टॉपिक। तो मताधिकार मिल गया। इसके बेसिस पे 1937 में जो भी इलेक्शंस हुए वो जनरल इलेक्शन हुए, और यहाँ पे जाके पब्लिक ने वोट दिया, है ना, और जाके अपना अपना मुख्यमंत्री चुन लिया। पहली बार मुख्यमंत्री चुना गया था 1937 के इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद में पुनर्निर्माण, किस चीज के पुनर्निर्माण की बात हो रही? हाँ हाँ, वहाँ पे भी महिलाओं को अधिकार नहीं है। पढ़े लिखे वाला मुद्दा ही नहीं था यहाँ पे, पढ़े लिखे वाला पैट्रियोटिज्म वाला मुद्दा था सिर्फ और सिर्फ। वो देशभक्ति उसी चीज़ को मानते थे जहाँ पे वो देखते थे पुरुष सत्ता प्रभावी, उसको वो लोग देशभक्ति मानते थे। ये है मुद्दा, कभी करेंगे डिस्कस, ठीक। पुनर्निर्माण, इसका क्या मतलब? 1935 का अधिनियम किस चीज़ का पुनर्निर्माण करेगा? शिक्षा का करे दे रहा है, या फिर भारत के अंदर व्यवसाय का करे दे रहा है, जमींदारी का करे दे रहा है, किस चीज़ का पुनर्निर्माण? मतलब फिर से उस चीज़ का फिर से निर्माण किया जा रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ है? सत्ता। अच्छा, और हाँ तेज क्या कह रहे? कुछ नहीं कह रहे। आप कुछ नहीं कह रहे हो, तो सुन रहे तो कुछ नहीं कह रहे। तुम बोल लो, क्या बोला तुमने? शिक्षा का निर्माण होगा। अच्छा बोला तुमने, बहुत अच्छा बोला। पुनर्निर्माण की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो भारत के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट चल रहा है ना इस समय, एक संवैधानिक विकास की बात हो रही है ना। तो बोले जितने भी पुराने संविधान के हमने आपको तत्व दिए हटाओ सारे के सारे, और 1935 में हम आपको सब नया देते और पुनर्निर्माण कर दिया सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो रिकंस्ट्रक्शन अगर किसी चीज़ का हुआ है तो किसका हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। अब ये सारे पॉइंट नोट कर लो, जो लोगों ने मक्कारी ना करी हो बोलो। हाँ, कुछ तो मक्कार है ना क्लास में बैठे, पहले नोट करके बैठ जाओ। जो करना है करो, तुम्हारे पास है।
आम लोगों को एक ही वोट मिलेगा, उसे सिंगल वोट देगा, उनको दो वोट का देना, इसमें तो नाराज हो गए। तो से जनता जो भी वो इस बात को लेके अब तो अगर ऐसा होगा तो हमारे वर्ग यही होता है। सिखों का आज देश नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? सिखों बहुत ऐसे ना पाकिस्तान का नहीं बनता है ना, नहीं बनता, जनसंख्या नहीं बनती। बांग्लादेश इंडिया बंगाली ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि मुस्लिम की वजह से बनता, नहीं बंगाली की वजह से, तो लैंग्वेज की वजह से। तो देश का कभी भी निर्धारण होता है तो किसी एक प्रॉब्लम थोड़ी होता है, कई सारे तो नहीं तो ये गलत है हम लोग कैसे पाकिस्तान में अगर ऐसी चीज हो, लेकिन अगर ये होता इस सब में तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तैयार करके जैसे पूछा गया था ना, गांधी ना होते तो देश कैसा होता, पूछते हैं। हो गया नोट? चले भाई, थैंक यू सो मच। मैं नहीं जा रहा, कोई बैठे रुको, कोई कहीं नहीं जा रहा। अभी कहानी तो अब शुरू हुई है, अभी तक तो तराने थे। देखो भारत के अंदर अभी तक एक क्लास है, खत्म नहीं हुआ।
तो सच में समेट, सब सच में समेटने लगे। शर्म है तुम लोग को कुछ है? 1 घंटा नहीं हुआ अभी है और कह रहा हूँ क्लास हो गई। देखो यहाँ पे अब जो है अगला टॉपिक हम लोग का वो ये है कि भारत के अंदर 1935 का अधिनियम और 1935 के अधिनियम का एक सबसे बड़ा मुद्दा था इलेक्शन। ठीक है, भारत में जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएंगे तब तक भारत के अंदर ये मुद्दा अभी भी क्रिएट रहेगा कि विभाजन कर दो, आज़ादी दे दो, ये सब तरीके की चीज़ें रहेंगी। कांग्रेस भी अब डायरेक्टली तैयार हो गई थी चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक समय कांग्रेस को हम लोग पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस विरोध करती है इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का, तभी तो स्वराज पार्टी बनी। अगर कांग्रेस उस समय तैयार हुई होती तो शायद स्वराज पार्टी ना बनती। इलेक्शंस की वजह से तो एक मतभेद था। अब कांग्रेस भी तैयार है कि चलो भारत में इलेक्शंस कराए जाए और हम कांग्रेस के लोग इसमें मिलने के लिए तैयार हैं और सीट को लड़ने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए, समय है लॉर्ड लिनलिथगो का, 36 से 43 का समय काल है और इस समय काल में सबसे पहली जो घटना होती है वो भारत में इलेक्शन है। ठीक है, इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे पूरी की पूरी विचारधारा क्या। 37 और 39 में कांग्रेस मंत्रियों ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए। 37 में सरकार बनी और 39 में सभी ने इस्तीफे दे दिए। मतलब 11 प्रोविंसेस थे इस समय देश में, कितने 11, मतलब 11 प्रांत थे और 11 प्रांतों का मतलब ऐसा समझ लो जैसे भारत के अंदर इस समय में राज्य, और उस समय में राज्य कितने थे 11 राज्य थे। ठीक है, और 11 राज्यों में इलेक्शन हुए, हर जगह से कांग्रेस ने इस्तीफे देना शुरू कर दिया और कांग्रेस ने अपनी अपनी सरकारें गिरा दी। अब ये सारा का सारा सरकार इंडिपेंडेंट हो गई, सरकारें खत्म। 39 में क्यों कांग्रेस ने ऐसा डिसीजन लिया, कारण है उसके पीछे पड़ेंगे। ठीक है, 39 में मुस्लिम लीग ने इसी दिन को उद्धार दिवस के तौर पर मनाया। जब कांग्रेस ने हर जगह से इस्तीफे दे दिए तो कांग्रेस ने बोला हमें निजात मिल गई कांग्रेस से, देश अब जो है सही हाथों में चला जाएगा। तो इसको मुस्लिम लीग ने कैसे मनाया, उद्धार दिवस के तौर पर मनाया। और सिर्फ मुस्लिम लीग ने नहीं बनाया, किसने और मनाया, बी.आर. अम्बेडकर ने भी मनाया। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर भी कांग्रेस से मुक्ति चाहते थे और उन्होंने भी इसे उद्धार दिवस के तौर पर मनाया और मुस्लिम लीग के साथ में इसको सेलिब्रेट किया। क्या विचारधारा है, इस पर भी बात करेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में इन्हीं के समय काल में की गई। तो सुभाष चंद्र बोस का इस समय में जीवन परिचय पढ़ना है थोड़ा सा, सुभाष चंद्र बोस क्यों इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जानना है। ठीक है, ये 40 वाला जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है 40 से 42 तक, ये देश की राजनीति में आज़ादी से पहले का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि इसी समय में ये सुनिश्चित हो गया लाहौर संकल्प से कि अलग पाकिस्तान बनेगा, इसी समय सुनिश्चित हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव से ये पता चल गया कि अंग्रेज भारत को आज़ादी देंगे, ये तो पता चल गया। ठीक है, इसके बाद क्रिप्स मिशन से ये पता चल गया कि भारत के अंदर अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को डुअल गवर्नमेंट देना चाहते हैं, पूरी आज़ादी भी नहीं देना चाहते, इससे ये पता चल गया। भारत छोड़ो आंदोलन से ये पता चल गया कि भारतीय आज़ादी लिए बिना मानेंगे, है ना। तो चारा आपके सामने एक ही बचा हुआ कि भारत को आज़ाद कर दो। तो ये सब इम्पोर्टेंट समय है 40 से लेकर 42 तक का। लेकिन कहानी शुरू होती है आम चुनाव से, जब 36 से 37 के आम चुनाव यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब समझो इस बात को। 35 के अंदर इस बात को घोषित कर दिया गया था कि भारत में कुछ आम चुनाव होंगे। ठीक है, अब वो आम चुनाव जो होंगे उन चुनाव के लिए भारत के अंदर कुछ प्रांत थे जिन प्रांतों में चुनाव होने थे। मतलब पूरे देश को 11 प्रांतों में डिवाइड करा हुआ था। ठीक है, प्रिंसली स्टेट नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ ब्रिटिश इंडिया को बोल रहा हूँ। जो मैंने बोला था 75% इलाका ब्रिटेन के कंट्रोल में, ये वही इलाका है जहाँ पे चुनाव होने, प्रिंसली स्टेट्स में नहीं होने। ठीक, ये 11 प्रांत है जहाँ पे चुनाव होने थे। 11 प्रांत ध्यान रख लो, मद्रास है, मध्य प्रांत है, बिहार है, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, NWFP का मतलब हो गया जम्मू कश्मीर, लाहौर, ये जो इलाका पूरा का पूरा है, इधर का पाकिस्तान वगैरह का इलाका NWFP, बंगाल, पंजाब और सिंध, ये टोटल 11 प्रोविंसेस भारत के अंदर डिवाइडेड थे। अब 11 प्रोविंसेस में होने थे इलेक्शंस। इलेक्शंस में बात क्या हुई, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से यहाँ पे बात करी। पहले कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से बोला भारत में पहली बार इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शंस में अगर हम लोग मिलके पार्टिसिपेट करें तो क्या अच्छा रहेगा। तो मुस्लिम लीग ने इस समय क्या करा, बोले कि राजनीतिक फायदे के तौर पर तो अच्छा रह सकता है, लेकिन अगर एक अलग देश की निर्धारण की बात की जाए तो हमारा नुकसान भी इसमें हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मुस्लिम लीग मान गई फिलहाल तो कि 37 के इलेक्शन में मिलकर लड़ रहे थे
क्यों मान गई होगी? क्योंकि मुस्लिम लीग को बहुत अच्छे से पता है इसमें से 2 प्रांतों को छोड़ दो तो सारे हिंदू में जाएंगे और हर जगह हिंदू की सरकार बन जाएगी, 2 प्रांतों में मुस्लिमों की सरकार मुश्किल से बनेगी, तो उसका फायदा क्या? और उन 2 प्रांतों में भी डाउट है, क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे मुस्लिम भी तो हैं, ऐसा थोड़ी कांग्रेस में सब हिंदू ही है, कांग्रेस में सब मुस्लिम भी तो है बहुत सारे। तो हो सकता है कि वहां पे मुस्लिम लीग को ना वोट देगी, कांग्रेस को दे दे। तो कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग इस बात के लिए तैयार हो गए कि चलो ठीक है, मिल के चुनाव लड़ लेते, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग तैयार है मिल के चुनाव लड़ने के लिए इसका। इसके अलावा भारत में बहुत सारी लोकल पार्टीज भी बन चुकी थी। कुछ होती है ना लोकल पार्टीज, राज्यों में अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे कृषक प्रजा पार्टी इस समय में एक पार्टी थी, मैंने बताया था इंडिपेंडेंट पार्टी एक बन गई थी, वो चली आ रही थी, नेशनलिस्ट पार्टी बन गई थी, है ना, स्वराजियों की भी अभी एक पार्टी चली रही थी, सोशलिस्ट पार्टी एक बनी थी। ऐसी तमाम लोकल पार्टीज थी जो भी इलेक्शन लड़ रही थी। अब वो अपने प्रांतों में तो मजबूत थी, जैसे अगर मैं सपा की बात करूँ वो उत्तर प्रदेश में तो मजबूत है, लेकिन अगर केंद्र की बात करें तो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, क्योंकि अभी नेशनल पार्टी में है ना, और अगर बन भी जाए तब भी कमजोर रहेगी, है ना। जैसे आप पार्टी की बात कर लो, दिल्ली में तो मजबूत है, क्या केंद्र में सरकार अभी बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। तो ऐसा ही कुछ लोकल पार्टीज का उस समय था, प्रांतों में सरकार बना लेते, लेकिन केंद्र में सरकार बनाना अभी भी उनके बस में नहीं था, ठीक। तो इसको लेके विभाजन हुआ, विभाजन को लेके सब में एक यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की बात की गई। इलेक्शन लड़ा गया 37 का। इस इलेक्शन लड़ने के बाद में चुनाव जिस तरीके से हुआ उसके कुछ परिणाम देख लीजिए, क्योंकि इसके पीछे की प्रक्रिया लंबी है, उस प्रक्रिया के ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ इतना समझना है 37 में चुनाव हुए, चुनाव में 11 प्रांत थे और 11 प्रांतों को मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर लड़ने की बात कर रहे हैं, बाकी सब अलग अलग पार्टीज हैं, ठीक है। विवाद देखो कहाँ से शुरू होता है। हाँ, एक चीज़ और, 36 के अधिवेशन में पारित किया गया था कांग्रेस के, जो लखनऊ में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, उसी में पारित हुआ था कि भारत में कांग्रेस अब इलेक्शन लड़ेगी। ये बात आप लोग पहले लिख चुके हो, ठीक है, जब आप लोग सेशन लिख रहे थे कांग्रेस के, ठीक। अब देखिए 37 के चुनाव हुए और कांग्रेस का चुनाव लड़ने का फैसला जो था वो अच्छा इसलिए था क्योंकि कांग्रेस ने हर जगह पे अच्छा परफॉर्म किया था। खास करके अगर बात की जाए, यहाँ से बंगाल हटा दो, यहाँ से बंगाल हटा दो, तो बंगाल को हटा के पंजाब, सिंध, इनको छोड़कर कांग्रेस ने अन्य सभी क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। बंगाल में अच्छा परफॉर्म अगर किया जाए तो यहाँ पे बंगाल में इन्होंने अपनी सरकार बना ली थी बाद में, ठीक है, तो इनकी सरकार बन गई थी, इस वजह से हमने इस नाम को हटा दिया। तो अगर बात की जाए तो पंजाब और सिंध को छोड़कर कांग्रेस ने अन्य सभी क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्म किया। अगर बात की जाए तो इनको छोड़कर कितने प्रांत बचे? 9 प्रांत बचे, 9 प्रांतों में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और उसके आगे अगर देखें तो बंगाल, NWFP, असम और बॉम्बे, इसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। मतलब इन चारों के अंदर अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने एक तरफा इलेक्शन जीत लिया था, वहाँ उसे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। जैसे हमने बोला मुस्लिम लीग का सपोर्ट है ना, उसने पहले मांगा था, लेकिन यहाँ पे उसको कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सारी की सारी सीटें कांग्रेस जीत गई यहाँ पे, ठीक। बची हुई जगह पे अगर बात की जाए तो 3 और जगहों पर कांग्रेस ने क्या करा, वहां की लोकल पार्टीज के साथ में गठबंधन कर लिया। मैंने बताया ना, लोकल पार्टीज की सीटें भी थी, कुछ कांग्रेस की भी थी, कुछ मुस्लिम लीग की भी थी, उन्होंने क्या करा, वहां पर गठबंधन कर लिया। तो 4 के अलावा 3 सीटें और हो गई, कितनी हो गई? 7 सीटें हो गई। 7 सीटों के अंदर कांग्रेस ने सीधा सरकार बना ली। 11 में से कितने में? 7 में से कांग्रेस ने सीधा सरकार बना ली, एकदम स्ट्रेट। 2 राज्यों की और अगर बात करें, 2 प्रांतों की बात करें अगर, तो यहाँ पे सरकार का बहुमत सिद्ध नहीं हो रहा था किसी भी तरीके का, कौन सरकार बनाएगा। लेकिन एक बात सिद्ध हो गई थी, मुस्लिम लीग यहाँ पे सरकार नहीं बनाएगी क्योंकि उसके पास सीटें नहीं है। तो ये फायदा किसको मिला? ये भी कांग्रेस को मिल गया। तो 2 प्रांत इस पर और ऐड कर दो तो कितने हो गए टोटल? 9 प्रांत। 9 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली, ठीक है, जैसे तैसे, चाहे हुक से बोलो चाहे क्रुक से बोलो, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार बना ली। 2 प्रांत बचे, अब 2 प्रांतों में किसकी सरकार बनी होगी? मुस्लिम लीग की उनमें भी नहीं बनी, ठीक है। 2 प्रांत जो बचे उनमें लोकल पार्टी जीत गई, जैसे कृषक प्रजा पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी, इनकी सरकारें वहां पे बन गई। अब मुस्लिम लीग को क्या मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला मुस्लिम लीग को। तो मुस्लिम लीग की सरकार लगभग किसी प्रांत में नहीं, कारण बता रहा हूँ, ठीक। मुस्लिम लीग की सरकार 11 प्रांतों में से किसी में भी नहीं बनी। इसके पीछे का कारण सबसे बड़ा जो था वो ये था, क्योंकि इन लोगों ने देश के अंदर जो सांप्रदायिकता फैलाई थी उसके पक्ष में कोई नहीं था।
पहली चीज़। और ये सांप्रदायिकता फैलाने का जो सेशन शुरू हुआ था इनका, कब से शुरू हुआ था? जब जिन्ना ने अपने फॉर्मूले लिए थे, है ना। वहीं से सबको ये बात समझ में आ गई थी कि मुस्लिम लीग देश का भविष्य नहीं, और अगर मुस्लिम लीग को चुन के सत्ता के अंदर लेके आए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो सांप्रदायिकता को ही बढ़ावा देगी, उसके अलावा कुछ नहीं करेगी। तो भारत के मुस्लिमों तक ने भारत में मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया, है ना। इसकी वजह से 11 के 11 प्रांतों में अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग की सरकार नहीं बनी, जिसकी वजह से अब मुस्लिम लीग का गुस्सा कहाँ जाएगा? पर जाएगा एकदम, है ना। एक भी जगह सरकार नहीं बनी। इसने सबसे पहले आरोप लगाया कांग्रेस पे। इसने बोला कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है हमारे साथ, जिसकी वजह से अगर हमें इंडिपेंडेंट लड़ने दिया जाता तो शायद 2-3 जगह हम सरकार बना ले, लेकिन हमें इंडिपेंडेंट जानबूझ के इसने नहीं लड़ने दिया, क्योंकि इसको ये बात पता थी कि मुस्लिम लीग 2 से 3 जगह सरकार बना लेगी। ठीक है, तो जो खुशफहमी होती है वो अच्छी होती है ना। तो वो खुशफहमी में थे, शायद ऐसा हो सकता था, लेकिन एक्चुअल में तब भी ऐसा नहीं होता अगर मुस्लिम लीग अलग इलेक्शन लड़ती, क्योंकि देश की जनता इस बात को समझ चुकी थी कि यहाँ पे मुस्लिम लीग सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है, तो इस वजह से उन्होंने उसको नहीं चुना। मुस्लिम लीग ने यहाँ पर चुनावों का बहिष्कार किया 1937 का, और बहिष्कार कहते हुए 37, 38 और 39, ठीक है, इन तीनों सालों में भारत के अंदर भीषण सांप्रदायिक दंगे देखने को मिले। ठीक है, और ये दंगे क्यों कराया गया आप बात समझते हो, क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग को कहीं कोई मेजोरिटी नहीं मिली, वो अपनी सरकार कहीं नहीं बना पाए। उन्होंने अपने सारे गठबंधन मुस्लिमों से जो मुस्लिम लीग ने थे वो किससे ख़त्म कर लिए? कांग्रेस से ख़त्म कर लिए, और ये घोषित कर दिया कि अब भारत के अंदर वो नए देश की तरफ देख रहे हैं। तभी ये समय है कि 37 के बाद में ज़्यादा समय नहीं हुआ और 1940 के प्रस्ताव के अंदर पाकिस्तान की डिमांड उठ जाती है, इसी वजह से तो उठ जाती है। तो 37 का इलेक्शन भारत के लिए इतना बहुमूल्य इसलिए है कि कांग्रेस ने हर प्रांत के अंदर लगभग मेजोरिटी प्राप्त करी, और जो बचे भी वो कौन सी मेजोरिटी के बचे? वो प्रांतीय सरकार के लोग बचे। तो कांग्रेस का यहाँ पर वर्चस्व रहा, इलेक्शन जीता, हर राज्य के अंदर इनके मुख्यमंत्री बन गए, कुछ लोकल बन गए, मुस्लिम लीग को कहीं बहुमत मिला, और मुस्लिम लीग ने यहाँ से सांप्रदायिक दंगे कराना शुरू कर दिए, जिसके बाद में धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न ही भारत में होती चली गई। अंग्रेज भी इन दंगों को रोकने में असमर्थ थे, क्योंकि दंगे इतने भीषण तौर पर भारत के अंदर हुआ करते थे। तो जनरल इलेक्शन समझ आ गए, 37 का इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन के बाद की परिस्थिति क्या हुई? मुस्लिम लीग पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गई और कांग्रेस का यहाँ वर्चस्व दिखाई देगा। तो ये इलेक्शन की प्रक्रिया है भारत के अंदर पूरी। इसके अंदर सिर्फ नोट कर लो 37 में इलेक्शन होते हैं, और 11 प्रांतों के नाम नोट कर लो। इन 11 प्रांतों के नाम नोट कर लीजिए, जो जो प्रांत। आज सोचा था मैंने 15-20 मिनट ज़्यादा पढ़ा, टॉपिक आज ज़्यादा थे ना, उस वजह से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, हो गया ना? ठीक है, 37 के इलेक्शन का रिजल्ट लिख लीजिए, रिजल्ट लिख लीजिए, नीचे रिजल्ट लिख लीजिए। कांग्रेस ने 4 प्रांतों में बहुमत की सरकार बनाई,
बहुमत की सरकार बनाई। ठीक है, जिसमें बंगाल, NWFP, असम और बॉम्बे, बंगाल, NWFP, असम और बॉम्बे। उसके बाद देखो 3 में गठबंधन की सरकार, 3 में गठबंधन की सरकार, और दो प्रांतों में बहुमत ना मिल पाने का फायदा उसको मिला, बहुमत ना मिल पाने का फायदा उसको मिला। अगला पॉइंट लिख देना, पंजाब और सिंध में वहाँ की लोकल सरकारें बनी। वहाँ की लोकल सरकारें बनी। ठीक है, अगला पॉइंट 1939 में कांग्रेस ने सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। 1939 में कांग्रेस ने सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। इसी दिन को मुस्लिम लीग और बी आर अम्बेडकर ने उद्धार दिवस या निजात दिवस या इसको डेलिवरेंस डे भी बोलते हैं अंग्रेजी में, के तौर पर मनाया। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या। 1939 में ये जो 11 प्रांतों में सारी सरकारें बनी, उन सरकारों ने अपने में जिसमें भी कांग्रेस की 9 प्रांतों, उन 9 प्रांतों से इस्तीफे हुए। ठीक है, इस्तीफे का कारण क्या था? विश्व युद्ध का प्रारंभ। ठीक है, दुनिया के अंदर विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। विश्व युद्ध प्रारंभ होना भारत के ऊपर कैसे असर डालेगा? ऐसे डालेगा क्योंकि भारत की सेना को अब जबरन बिना कुछ बताए विश्व युद्ध का पार्ट बनाने लगे अंग्रेज। पहले क्या करते थे, एक भैया नोटिस जारी कर देते थे, आर्मी को बता ही दिया जाता था। जैसे कि हुआ था अभी प्रथम विश्व युद्ध में कि भारत के अंदर कांग्रेस से परमिशन ली गई कि हम भारत के अंदर कुछ आर्मी के लोगों को चाहते हैं, तो वो परमिशन मिली। इसके बाद में इन्होंने लोगों को लिया। लेकिन सेकंड विश्व युद्ध में क्या हुआ? कोई परमिशन नहीं, बिना परमिशन के इन्होंने भारतीयों की भर्ती शुरू कर दी और विश्व युद्ध में भेजना शुरू कर दिया, है ना। अब इससे कांग्रेस हो गई नाराज और उसने विरोध में क्या करा? हर जगह से इस्तीफे दे दिए। तो 1939 में जो इस्तीफे दिए गए, वो इस्तीफे क्यों दिए गए? विश्व युद्ध में भारतीयों की जबरन भर्ती को लेकर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी दिखाई। ठीक है, अब इसी दिवस को इन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया? वो उद्धार दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो 1939 में सरकार बची नहीं, वापस से सरकार चली गई। अब थोड़ा सा मुद्दा सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के मुद्दे के बारे में थोड़ा सुन लो। यहाँ तक की बात है, पॉलिटिकल कनेक्शन बनाएंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे बीच में आ जाते हैं अभी सुभाष चंद्र बोस। इनका भी रोल उतना ही है जितना भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी जी का माना जाता है। लंबा समय सीमा जरूर गांधी जी की है, लेकिन इनका छोटे समय जो है वो इतना प्रभावी है जिसकी वजह से भारत को तेजी से आज़ादी मिली, है ना। तो इनका भी रोल उतना ही माना जाता है। इनके बारे में जो जीवनी इतिहास कौन से कॉलेज में माता पिता जो भी हैं वो सब आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको दे दूंगा इसकी PDF। इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो देखना ज़रूरी है। जैसे सिविल सेवा की परीक्षा को पास किया था 1919 में, लेकिन सिविल सेवा की परीक्षा को ज्वाइन नहीं किया।
क्या कहते हुए कि अंग्रेजों में मुझे तो तुम्हें सिर्फ ये दिखाना था कि मैं कोई भी एग्जाम तुम्हारा बनाया हुआ क्रैक कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी नौकरी नहीं कर सकता। ठीक है, और इनने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दी इस नौकरी को और बोले गुलामी तो अंग्रेजों की नहीं होगी। और ये कहते हुए इन्होंने अपना एक नया दल बना के क्या करा, कांग्रेस में जाके पार्टिसिपेट करके आंदोलन से जुड़ गए। ठीक है, अब ऐसा व्यक्ति जो अपनी सिविल सेवाएं छोड़ के आया होगा, उसका कांग्रेस में सोचो वर्चस्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और एक वैल्यू भी बढ़ेगी। सुभाष चंद्र बोस को ऐसा नहीं है कि गांधी की वजह से लोगों ने जानना शुरू किया, इनको 1919 में सिविल सर्विसेज क्रैक करने की वजह से ही लोग जानते थे। आज के समय में 1000 की लिस्ट आती है सिलेक्शन होने वालों की, है ना, और सिलेक्शन होने में जो सिविल सेवाओं में सेलेक्ट होते हैं उन 1000 में से ज़्यादातर लोगों की आप लिस्ट देख चुके होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है ना। और टॉपर्स को तो आप देखते ही रहते हैं कि अच्छा ये टॉपर्स हैं, ये टॉपर्स हैं, ये टॉपर हैं, ये भारत के टॉपर हैं उस समय। आप सोचो ज़रा, जिसने देश में टॉप किया हो, भारतीय रहे हों, और उस भारतीय के नाते पूरे देश में क्या माहौल बना होगा, हर जगह सुभाष चंद्र बोस का नाम रहा होगा। तो ऐसा व्यक्ति अगर कांग्रेस में जाएगा और कांग्रेस में जाके भागीदारी लेगा तो आप समझ लो उसकी वैल्यू क्या है ना। तो इस वजह से इनकी वैल्यू तो यहीं से हो गई थी स्टार्ट होना। इनके गुरु जो थे वो अपना मानते थे स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु, और पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे, CR दास को मानते थे, क्योंकि वो भी उसी आइडियोलॉजी के थे, स्वराजवादी वाली पार्टी, सब याद होगा आपको, है ना। तो इस तरीके से उनको मानते थे। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने कांग्रेस में जाना स्टार्ट किया। कांग्रेस में क्रांतिकारी आंदोलन चलाने की वजह से 1925 में इन्हें जेल भी हुई और जेल के अंदर भी रहे काफ़ी समय तक। उसके बाद आगे फिर से इन्होंने आंदोलन सक्रिय करे, उसमें भी इनकी हिम्मत नहीं टूटी। ठीक है, मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ, 1938 से। सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा जो है वो थोड़ी उग्रवादी विचारधारा है। ऐसी विचारधारा नहीं है कि अहिंसा करेंगे, पेटिशंस, एप्लीकेशंस या प्रेयर्स देंगे, नहीं। विचारधारा सिंपल और सटीक है कि अंग्रेज हमको आज़ादी दे रहे हैं तो दे, वरना हमें लेना आता है ना, सिंपल। उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं थे। बोले अगर आज़ादी दे रहे हैं तो दे, वरना भीख नहीं मांगेंगे तुमसे, हमें अपनी आज़ादी लेना आती है। तो इनका ये वाला मत था। तो इनकी एक विचारधारा जो यहाँ पे शो होती है वो क्या है, उग्रवादी, या जो विचारधारा है वो थोड़ी गर्म दल की विचारधारा कहीं ना कहीं शो होती है। लेकिन अगर इनको गर्म दल के नेता बोलोगे आप तो ये सही नहीं है, क्योंकि इस समय नरम दल गर्म दल की डिबेट ही खत्म भारत में हो चुकी है ना। तो ये उस दल के नेता थे। 1938 में जब इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा तो चुनाव लड़ने में इनको सदस्य चुन लिया गया। ठीक है, और सदस्य चुनने के बाद में विरोध इनका करा महात्मा गांधी जी। ठीक, यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी, क्या मसला है कि गांधी जी सपोर्ट नहीं कर रहे सुभाष चंद्र बोस को। 38 का जब इन्होंने हरिपुरा का ये वाला जो लड़ा था चुनाव, इस चुनाव में कांग्रेस के सदस्य के तौर पर ये चुने गए, अध्यक्ष के तौर पर चुने गए। लेकिन गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने। क्या चाहते थे, पट्टाभी सीतारमैया यहाँ के अध्यक्ष बने। गांधी जी ऐसा क्यों चाहते थे, गांधी जी का मानना था कि सुभाष चंद्र बोस की जो विचारधारा है वो उग्र विचारधारा है, और अगर कांग्रेस ने अगर उग्र विचारधारा के नेता को चुन लिया तो पूरा देश क्या समझेगा कि कांग्रेस हिंसा का समर्थन करने लगी है ना। तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस को रखो तुम जरूर, कांग्रेस में रखो, हमें समस्या नहीं, लेकिन अध्यक्ष प्रेसिडेंट अगर बना दोगे तो कांग्रेस की विचारधारा देश भर में यही जाएगी कि कांग्रेस अब एक उग्र पार्टी हो गई है, हिंसा का समर्थन करने वाली पार्टी हो गई है। तो हमारा जो एक संकल्प है नॉन वायलेंस का वो बिखर जाएगा। गांधी की विचारधारा से यहाँ कुछ लोग सहमत नहीं थे, कुछ क्या मेजोरिटी के लोग सहमत नहीं थे, और उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि गांधी की सिर्फ विचारधारा से देश का भला नहीं होने वाला। गांधी की विचारधारा के साथ में एक नई विचारधारा ऐड करनी पड़ेगी, जो विचारधारा थोड़ा बहुत वायलेंस की तरफ लेके जरूर जाएगी। और इस वजह से उन्होंने क्या कर लिया, सुभाष चंद्र बोस को चुन लिया। इस वजह से गांधी जी नाराज भी हुए इस समय में, और नाराजगी के चलते हुए उन्होंने कांग्रेस के सेशन भी अटेंड नहीं किए। ठीक, लेकिन फिर से इलेक्शन हुआ 39। ठीक है, 39 का कौन सी वाली, एक गद्दी वाली लोग भैया कुछ कह रहे हैं। चलो सुनो, 1939 का इलेक्शन हुआ त्रिपुरी में। अब त्रिपुरी में जो इलेक्शन हुआ 1939 का, इस अरे ये सुन लो, इस पर जाना रहेगी, वो इतिहास अलग है, तुम नहीं समझो। 1939 त्रिपुरी का सेशन, ठीक है, त्रिपुरी का सेशन यहाँ पे हुआ। अगेन फिर एक डिबेट क्रिएट हो गई, और वो डिबेट थी कांग्रेस के मध्य और फिर अगेन कांग्रेस की विचारधारा के मध्य। फिर से सुभाष चंद्र बोस को लीडर बनाना चाह रहे थे। अब ऐसा कभी हुआ नहीं है देश के अंदर कि बैक टू बैक एक ही लीडर को वापस से सेलेक्ट कर लो।
अब गांधी जी फिर से क्या हुआ, इस बात को विरोध करते हैं कि आप फिर से सुभाष चंद्र बोस को चुनने को कह रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को मत चुनो, इस बार पट्टाभी सीतारमैया से नाराज थे, चलो राजेंद्र प्रसाद को चुनो, है ना, तो राजेंद्र प्रसाद को चुनो। लेकिन नहीं, कांग्रेस के फिर से लोग नहीं माने और उन्होंने फिर से क्या करा, सुभाष चंद्र बोस को चुना। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ कि गांधी की विचारधारा और सुभाष चंद्र की विचारधारा में एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई। अब वो टकराव की स्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि एक सीनियर लीडर है गांधी जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनकी विचारधारा का भी सम्मान करता हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से गांधी कांग्रेस से अलग हो, तो इससे अच्छा है कि मैं खुद ही कांग्रेस से अलग हो जाऊँ। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए क्या बोला कि कांग्रेस की विचारधारा इस समय सर्वोपरि है, कांग्रेस की विचारधारा गांधी पे डिपेंडेंट होती है और गांधी को रहना जरूरी है, मैं तो अलग रह के भी देश के अंदर वर्क कर सकता हूँ। तो इन्होंने क्या करा, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया 39 के सेशन में और यहाँ नया अध्यक्ष किसको चुना गया, राजेंद्र प्रसाद को। तो 39 में ये अध्यक्ष नहीं रहे, इनकी जगह गांधी की विचारधारा वाले एक अध्यक्ष चुन लिया गया। जैसे इन्होंने इसको छोड़ा, इन्होंने 39 में कांग्रेस छोड़ते हुए कांग्रेस के ही अंदर एक नया दल बना दिया जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था, तो कांग्रेस के ही दल में से कई सारे नेता जो सुभाष चंद्र बोस के समर्थक थे, उन्होंने क्या करा, एक नया दल बना दिया और उस दल को फॉरवर्ड ब्लॉक बोला गया, जिसमें कांग्रेस के जो गांधी जी की विचारधारा से सहमत लोग नहीं थे वो सब आकर जुड़ गए और विचारधारा के आधार पर एक नया संस्था बन गई जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक। और फॉरवर्ड ब्लॉक का जो मेन मोटिव था, वो मोटिव क्या था, वो था भारत को संपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंस दिला देना। ठीक है, इसके अलावा वो कोई ऑब्जेक्टिव रखते ही नहीं थे अपना। उसके लिए उन्हें वॉर करना पड़े, उन्हें युद्ध लड़ना पड़े, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सेना को उजागर करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, फॉरवर्ड ब्लॉक अपनी एक सेना तैयार करेगा और सेना तैयार करके उस आज़ादी की लड़ाई को लड़ेगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इस समय हो गई। स्वतंत्रता में योगदान इनका सीआर दास के साथ संबंधित रिलेटेड भी है, क्योंकि उनका ये अपना राजनीतिक गुरु के तौर पर मानते थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन जो मैंने आपको बताया था, ट्रेड यूनियन चला था भारत के अंदर, उसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। कांग्रेस के साथ संबंध अच्छे रहे सभी के साथ में। मोतीलाल नेहरू के साथ में इन्होंने उस समय भी विरोध किया था नेहरू रिपोर्ट का, और बाद में गांधी की विचारधारा का भी थोड़ा बहुत विरोधाभास दिखाई देता है, और ये कांग्रेस में लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं 38 और 39 में, ये भी दिखाई देता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इन्होंने चलाया और उसके साथ में भारतीय राष्ट्रीय सेना की भी स्थापना। यही भारतीय राष्ट्रीय सेना क्या है, भारत में आज़ाद हिंद फौज का नाम है, इंडियन नेशनल आर्मी जिसको हम लोग कहते हैं। तो भारत में आज़ाद हिंद फौज को बनाने वाले तो नहीं है, बनाने वाले तो मोहन सिंह, ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी सेना को चलाने वाले कौन है, ये सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस को इस समय फिर से गिरफ्तार करने की बात चल रही थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ से क्या करा, तुरंत देश छोड़ा और देश छोड़ के चले गए हिटलर के पास। ठीक है, अब हिटलर के पास सुभाष चंद्र बोस क्या करने गए, है ना, तो हिटलर के पास इसलिए गए क्योंकि जर्मनी है हिटलर, है ना, हिटलर कहाँ का शासक है, जर्मनी का, और विश्व युद्ध में लड़ाई जर्मनी की किसके साथ हो रही है, इंग्लैंड के साथ में। तो क्या करेंगे सुभाष चंद्र बोस, यहाँ हिटलर की सहायता से युद्ध में भारत को आज़ाद करने की डिमांड करेंगे, और हिटलर उस समय मान भी गए। हिटलर ने बोला ठीक है, मैं भारत को आज़ाद कराऊंगा, लेकिन थोड़ा समय मुझे यहाँ लगेगा और मैं तुम्हें पूरी एक आर्मी देता हूँ। और आर्मी देके उसने क्या करा, हिटलर ने कई सारे कैदियों को स्वतंत्र कर दिया और सुभाष चंद्र बोस के साथ जापान भेज दिया, बोले जाओ लेके ये आर्मी, और इस आर्मी को लेके भारत में घुस जाओ और जो सहायता पड़े हम देने को तैयार हैं। वॉर अनाउंस कर दिया गया। अगर हिटलर जीवित रहता तो शायद सुभाष चंद्र बोस का ही नाम आता भारत को आज़ाद करने के लिए, लेकिन हिटलर की उस समय आत्महत्या करने की वजह से मृत्यु हो गई। उसने आत्महत्या कर ली वॉर में हारने की वजह से, है ना, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस भी अलग थलग पड़ गए। और कुछ समय बाद ये न्यूज़ आती है कि सुभाष चंद्र बोस का प्लेन जो है वो क्रैश हो गया, जिसकी वजह से उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। उसको लेके बहुत सारी थ्योरी चलती है कि सुभाष चंद्र बोस ने ऐसी अफवाह उड़ाई थी तो मेरी मृत्यु हो गई है, एक्चुअल में वो जीवित रहे बाद में, और 1970 में जाकर उनकी डेथ हुई है ना। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बहुत तरीके की चीज़ें। और ताशकंद फाइल्स इसको लेके बनाई गई, फिर उस फाइल के अंदर बहुत सारी जांच की गई और उस जांच में भी पाया गया सुभाष चंद्र बोस जिंदा है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अपने आप को मृत घोषित क्यों कर दिया, एक तो जर्मनी से सहयोग नहीं मिल पाएगा, जापान भी विश्व युद्ध में हार चुका है जिसकी मदद हमें मिल रही थी, तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कांग्रेस ने ही सहयोग देना बंद कर दिया। कांग्रेस तो इनको क्या बनाने लगी थी कि अगर भारत के अंदर सुभाष चंद्र बोस लौटे तो हम अंग्रेजों के हवाले कर देंगे,
है ना। तो इस विचारधारा ने सुभाष चंद्र बोस को तोड़ दिया अंदर से, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने निर्णय क्या लिया कि अब वो भारत कभी न तो जाएंगे न वहाँ की आज़ादी के लिए काम। लेकिन हाँ, घोषित तौर पर जो आधिकारिक मृत्यु दिखाई जाती है वो वही दिखाई गई है उनकी, जब उनका प्लेन क्रैश हुआ था। लेकिन ताशकंद फाइल्स उसके बाद में जो ऑफिशियल डेटा के तौर पर थोड़ा बहुत निकला था, उसमें 1970s के दौर पर माना गया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने जब तक जिए तब तक भारत के अंदर हर तरीके से, हर पैमाने पर भारत को आज़ादी दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंडमान निकोबार तक सेना लेके घुस गए थे और घुसने के बाद अंग्रेज़ों की सेना को हरा दिया, भारत के बहुत सारे द्वीपों पर कंट्रोल कर लिया और जीत के वहाँ पे अपनी सरकार तक बना ली। तो ये बहुत तेज़ी से भारत की तरफ आगे बढ़ रहे थे। भारत पे हमला करने का मतलब ये नहीं था कि भारत के ऊपर हमला है, वो अंग्रेज़ों की सरकार को गिराने का मतलब था। यार हो सकता थोड़े समय बाद दिल्ली आते और दिल्ली में भारतीयों की विजयी होती और विजयी होने के बाद ये वहाँ अपनी सरकार बना ले, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसके बाद में लाहौर अधिवेशन 1940 का होता है। लाहौर अधिवेशन में क्या पारित हो जाता है कि अब भारत के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक स्वतंत्र राज्य बनाएगी। इस सेशन को जो लीड करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं, और इस सेशन में जो पाकिस्तान वर्ड को देने वाला व्यक्ति है वो कौन है बताओ? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने इस शब्द को गढ़ा था और इस शब्द को यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इस स्थापना के अंतर्गत, मतलब इस सेशन के अंतर्गत जफरुल्लाह खान ने इस शब्द को सामने रखा और सेपरेट नेशन की डिमांड यहाँ से स्टार्ट हो गई। 40 का सेशन, अब पाकिस्तान भी बनेगा भारत के साथ में, इसकी डिमांड भारत में शुरू हो गई। इसके बाद आया अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया और भारत छोड़ो आंदोलन आया। इस सब की चर्चा कल करेंगे, ठीक है। कल के क्लास में सबकी चर्चा करेंगे। अभी 3 मिनट है, मुझे लगा हो गया। एक्यूरेसी देखो तुम लोग 2-3 मिनट ही लगता है ना। अगस्त पर नहीं बताऊंगा, टेंशन ना लो, नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा। हाँ बस देखिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ इससे रिलेटेड, वो बस सुन लो। हम लोग यहाँ तक 1940 तक का जो सेशन ख़त्म किए, इस 1940 तक के सेशन में अब जो विचारधारा भारतीयों की राष्ट्रवाद की सिर्फ एक नेशन वाली थी, अब वो थ्योरी के फॉर्म में 2 नेशन में बढ़ गई है। यहाँ से अब जितने भी आप चीज़ें पढ़ोगे, जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे यहाँ से, वो सारी की सारी चीज़ें अब देश में क्या करेंगी, विभाजन क्रिएट करेंगी, ठीक है। विभाजन की एक विचारधारा चलेगी देश के अंदर, वो क्रिएट करेगी। दूसरी चीज़, सबकी आंसर कॉपी लगभग चेक हो गई। जिसको अपनी अपनी आंसर कॉपी चाहिए होगी वो आके ले लेना, ठीक है। और जिन्होंने आंसर लिखे हो वो भी आके सबमिट कर दो। और आज का क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कल जो क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन लगभग इसी सारे के सारे प्रस्तावों पे डिपेंड होगा, तो वो लगभग एक साथ उसको मिला के करेंगे, ठीक है। लाओ दे दो। और तुम्हारी तो कॉपी हो गई है।